फैमिली ने, मतलब मेरे चाचा जो कि बचपन से मुझे फाइनेंशियली एड करते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर अभी भी बताऊँ मैं ऑनेस्टली, तो एक पान की दुकान है फुटपाथ पे जिसमें हमारी फैमिली चलती है। अच्छा। तो और बस यही है कि पापा ने मेरी मम्मी को ग्रेजुएशन इसलिए करवाया, मम्मी 10th पास थी शादी से पहले। अच्छा। पापा ने मम्मी को ग्रेजुएशन करवाया कि मैं भले 12th पास रहूँ, पापा 12th पास है, बट अगर आप पढ़े रहोगे तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। सो मेरे पेरेंट्स हमेशा पढ़ाई के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। मतलब उन्होंने वहाँ से आपको उन्होंने इस चीज़ को अचीव नहीं किया कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया कि मैं अपने बच्चों को कहाँ बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकूँ। और जब मेरा सेकेंड ड्रॉप में भी नहीं हुआ था, तो थर्ड ड्रॉप के लिए मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न थी जिसने मोटिवेट किया था कि देख कर ले एक बार, क्योंकि अभी कर लेगा तो अपनी लाइफ कुछ और होगी। राइट। नहीं तो फिर ऐसा रहेगा कि मतलब लास्ट में ये रहता था ना कि अगर आपने कर लिया होता तो शायद लाइफ कुछ और होती, वो वाली कहानी रह जाएगी। एंड मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, उतना ही क्रेडिट जितने मेरे पेरेंट्स का क्रेडिट है उतना ही क्रेडिट मैं उसको भी देता हूँ कि हाँ, ये मेरी मम्मी भी सिलाई करती हैं। अच्छा। सिलाई की दुकान है, तो वो खुद सिलाई करती है। अच्छा। बट कई बार ना वो लोगों को बोलती है ना कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मतलब जब लोग पूछते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते कि यार ये सिलाई वाली का बेटा वहाँ कैसे पढ़ रहा होगा। तो सोच रहे हो, वो सोचते हैं कि नहीं कोई और कोर्स कर रहा होगा, इसको पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रही है। अब मैंने बोला कोई बात नहीं है, सोच रहे तो दुनिया को जो सोच रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो, जहां पर हम इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। अगर आप कोई नीट एस्पिरेंट है या अभी MBBS भी पढ़ रहे हैं या आगे PG की तैयारी कर रहे हैं, तो ये शो डेफिनेटली आपके लिए है। मेरा नाम ऋषभ जैन है और आज है हमारे साथ विकास, जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इन्होंने नीट 2021 में दिया था और इनका स्कोर था 666। सो वेलकम विकास, वेलकम टू द शो। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वाई नीट एंड नॉट JEE? देखिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है कि मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि B.Tech कर चुके हैं। ठीक है। मेरे दोस्त भी ऐसे हैं बहुत सारे, बट उनको स्टिल 15-20 हज़ार की जॉब मिल रही है। ठीक है। तो पहली चीज़ होगी आप कहीं एक फाइनेंशियली स्टेबल एक जॉब चाहते हैं। राइट। दूसरी चीज़ ये कि ये एक ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप सर्व कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो यू आर गेटिंग पेड बट यू आर ऑलरेडी सर्विंग उसमें, और उसमें जो आपको ब्लेसिंग मिलती है या फिर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो शायद किसी और फील्ड में ना मिले आपको उतना। राइट। तो ये मेरे तो ये आपके जो थे ड्राइविंग फैक्टर्स थे जिसमें आपने डिसाइड किया। पर अगर कोई IT वगैरह से पढ़े तो अच्छा पैकेज भी लगता है, ऐसा तो नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें डिस्कार्ड नहीं कर रहा मैं। राइट। कि अच्छा पैकेज नहीं मिलता, बट वही है कि आपको किसी IIT में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नीट का कंपटीशन मोर और लेस ज़्यादा, इस कंपटीशन ज़्यादा है, बट नीट का जो एग्जाम प्रिपेयर करना आसान है। अच्छा। क्योंकि आपको सिर्फ नीट की NCERT चिपका रहना है, नीट के लिए सिर्फ NCERT चिपके रहना है। राइट। बट आपके लिए JEE मेंस और एडवांस करने के लिए आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वो जो कि रियलिटी है, वो बच्चों को ही पता है इस चीज़ के लिए कि एडवांस निकालना इतना आसान नहीं है। राइट। और जब तक आप एडवांस क्लियर नहीं कर सकते तो आप किसी IIT में नहीं जाएंगे। वहाँ पे तब क्वेश्चंस, यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो आपने सही कर दिया, नहीं आता गलत। बट वहाँ पे पार्शियल मार्किंग भी होती है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी आते हैं। राइट। तो आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, और मोर और लेस ये ऐसा है ना कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और फिर ऐसा कुछ लोग इसलिए भी सिलेक्ट करते हैं कि कुछ लोग मैथ से डरते हैं। हाँ। कुछ लोग B.Tech इसलिए करते हैं आप डरते थे मैथ से? मैं मैथ से डरता नहीं था, बट मुझे मैथ 11th-12th में चाहिए नहीं थी। बट मेरे स्कूल में कंपलसरी था मैथ्स करना। तो आपके पास बायो मैथ्स दोनों था? हाँ, दोनों था मेरे तो पास। कैसे मैनेज करते थे टाइम को फिर? मतलब स्कूल में क्लासेस तो लगती ही थी, बट ये था कि मुझे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने मैथ्स में जाके मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से लड़ लिया था कि मुझे नहीं चाहिए मैथ्स। ठीक है। आप मुझे कंपलसरी दे रहे कि जो साइंस बच्चे लेते थे उनके लिए मैथ्स कंपल्सन था, भले ही आप मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं। बट ऑल्दो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे सब में 90+ मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। अच्छा। बट बायो में कितने थे एग्जैक्टली? 97। और मैथ्स में? मैथ्स में मेरे 64 है, क्योंकि मैं जस्ट पास करना चाहता था। एक्चुअली मैं जस्ट पास करना चाहता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, मुझे था कि जितनी जरूरत है उतना मेरा हो जा रहा है। राइट। तो ये चीज़ें थी। और ड्राइविंग फैक्टर को लेकर के आप कह सकते हैं ना कि हाँ, पैकेज 1 करोड़ के भी लगते हैं, बट आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में भी कमा सकते हैं, बट आप उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। राइट। एंड आई थिंक मुझे ये लगता है जो प्रोफेशन ज़्यादा आपको अपील करे तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। चीज़ है, क्या फायदा कुछ और भी करके आप, और जब मजा बचपन से भी घर में ये बातें होती रहती है कि हाँ डॉक्टर बनेगा बेटा, तो एक माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहती है। तो आप क्या फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं? फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं? जनरेशन डॉक्टर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 11th-12th का आपका स्केड्यूल क्या था? क्योंकि वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ के, चाहे वो नीट का हो चाहे वो JEE का हो, उसमें एक स्केड्यूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो
आपका कैसा स्केड्यूल था, आप कैसे सब्जेक्ट्स में टाइम डिवाइड करते थे? अच्छा, आप पहले ये बताइए कि नॉन अटेंडिंग स्कूल थे या अटेंडिंग? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बताना हाँ, है, इसके लिए मैं right, बात करने वाला था। हाँ। मेरा था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे स्कूल अटेंड करना कंपलसरी था मेरे लिए। राइट, दिल्ली में ही थे? जी, दिल्ली में ही था मैं। अच्छा। और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, द्वारका सिटी 10। ठीक है। तो अब मेरी सुबह 7 से 2 स्कूलिंग होती थी। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, वीकडेज में था कोच मेरा। Right. 4 दिन कोचिंग होती था, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। तो मैं 2 बजे वहाँ से स्कूल छूटता था, उसके बाद 3:30 बजे मुझे कोचिंग अटेंड करना पड़ता था, 7:30 बजे तक कोचिंग चलती थी, मतलब क्लासेस चलती थी। राइट। द थिंग वाज कि वहाँ पे सबसे बड़ी कमी ये रही कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो आप क्लासेस तो अटेंड कर ले रहे हो, नोट्स तो बना ले रहे हो, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, हो सकता है इस ओपिनियन से बहुत सारे लोग कॉन्ट्राडिक्टिव होगा, कि अगर आप कर रहे हैं 11th-12th में, तो आप नॉन अटेंडिंग कीजिए, या फिर आप 11th-12th में तैयारी मत कीजिए। ठीक है। मतलब आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो जाता है। आप थोड़ा नॉन अटेंडिंग के लिए ज़्यादा फेवर में है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर 11th-12th प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप नॉन अटेंडिंग कीजिए। ठीक है। या आप 11th-12th के बाद एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि 12th के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। राइट, ठीक ये है। चीज़ आपकी, इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बट ये है कि मैं स्कूलिंग के लिए इसलिए प्रेफर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप 11th-12th में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। शायद वो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन की फील्ड में जाकर के आप उस मेंटल मैच्योरिटी को भूल जाते हो, जो कि आपको डील करने में ज़्यादा आगे हेल्प करती है। अच्छा, तो आई थिंक वो ग्रूमिंग जो है वो स्कूल में होती है, 11th-12th में जो आप सीखते हो, राइट? जरूरी है वो। राइट। तो आप बता रहे थे कि आप स्केड्यूल कैसे प्लान करते हैं? 7:30 आप कोचिंग से वापस आए, उसके बाद कोचिंग से वापस आए, अगर आप उसके बाद आपके पास स्कूल का काम भी है, आपको कोचिंग का भी रिवाइज करना है। ठीक है। तो मैं रिवाइज करता था, बट उतना रिवाइज नहीं कर पाता था। मैं वीकेंड पे रिवाइज कर पाता था, जो भी कोचिंग का होता था। राइट। और जैसे, या फिर मेरा मंडे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे को छुट्टी होती थी, उस दिन रिवाइज कर पाता था, कि कोचिंग नहीं होता था उस दिन। राइट। बट उसके बाद आपको स्कूल का काम करते करते, मतलब स्टार्टिंग आप 11th में कर लोगे, क्योंकि 11th में ज़्यादा परेशान नहीं होगी, क्योंकि आपको आप एंथुजियास्टिक भी होते हो स्टार्टिंग में, आप में एनर्जी भी ज़्यादा होती है कि हाँ यार मेडिकल करना है। बट 12th में आते आते, अब जब बोर्ड एग्जाम पास आने लग जाते हैं ना, तो आप बोर्ड एग्जाम की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हो कि यार अच्छा स्कोर भी करना है उसमें। राइट। और साथ में मेरा स्कूल एकेडमिक्स के लिए बहुत फेमस था, तो हमारे लिए पास थोड़ा प्रेशर रहता था कि आपको अच्छा स्कोर करना है हर हालत में। ठीक है। और फिर ऐसा भी रहता है कि क्राइटेरिया जो है 60 और 70% के ऊपर जो आपको मार्क्स हैं, राइट, वो भी आपको चाहिए होते हैं। राइट। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, मतलब मुझे कहीं ना कहीं 12th में आइडिया लग गया था कि अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरी 11th वीक रह गई है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट वही है कि बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, Right. तो नॉन अटेंडिंग कीजिए 11th-12th में, या आप अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। Right. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो पाते हैं, ये बोलता हूँ मैं, राइट, क्योंकि बच्चे मेहनत करने वाले हैं, बट एज एन मीडियोकर स्टूडेंट, एज एन जनरल, एज एन जो मेजोरिटी इस बात से राइट, मतलब सजेस्ट, आई थिंक वो अपना लेवल जानना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि बच्चे जो बार बार प्रिपेयर करते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनको भी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है यार, मेरा ये कैलिबर है, मैं यहीं पे पहुंच पा रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। राइट। सही। तो आपका 11th-12th में सेम स्केड्यूल था, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, एंड देन आपको कम टाइम मिलता था आके? बहुत कम टाइम मिलता था। इस टाइम में, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम स्कूल में चला गया, कोचिंग में, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में, क्योंकि आई थिंक अपने लिए तो टाइम चाहिए, राइट? मैं पढ़ता रहूंगा हर समय, तो टाइम नहीं मिलेगा, वो नहीं होने वाला। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या थे आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंट थे? सोशल मीडिया पे प्रेजेंट था मैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चल रहा था, यूट्यूब सब चला, सारी चीज़, फेसबुक, राइट। बट उनके लिए एक लिमिटेड टाइम आपने रखा हुआ था? हाँ, लिमिटेड टाइम ऐसा था कि आपको स्कूल में आप एक्सेस नहीं कर सकते मोबाइल, राइट। कोचिंग अगर आप लेके जा रहे हो मोबाइल, तो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, राइट। तो आप जाते टाइम चला सकते हो मोबाइल, ठीक है, आते टाइम चला सकते हो मोबाइल, या फिर रात में जो आपका खाना खाने के बाद जो आप 2 बजे तक जग रहे हो, वो आपका टाइम है, वो कहानी है। राइट। तो वहाँ पे है कि अगर आपके ऊपर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास चीज़ें सामने प्रेजेंट होगी, तो आप नहीं कर पाओगे पढ़ाई। एग्जैक्टली। और यहीं पे एक चीज़ और कहूँगा कि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इट्स लाइक ए तपस्या, आपको करनी पड़ेगी। मतलब ऋषि मुनि पुराने टाइम में आइसोलेट क्यों हो जाते थे? यही रीज़न है कि आपके पास जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी, आप अपने गोल से उतना ज़्यादा भटकोगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको वो ज़रूरी है। मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ है उस साल, मैं पूरा आइसोलेट रहा हूँ, ना किसी फ्रेंड से बात की, मैं घर से दूर चला गया था। अच्छा। घर पे भी 1-2 वीक में एक बार बात करता था। राइट। तो उन लोगों के आसपास रहो जो आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए, या फिर जो आपको डायरेक्ट कर पा रहे हो उस फील्ड में। राइट। तो विकास, आपकी गर्लफ्रेंड का कितना बड़ा रोल था आपके सिलेक्शन में? मेरी गर्लफ्रेंड, जो कि मानसी है नाम उसका, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है अभी, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में। ऑल्दो उसका सिलेक्शन मेरे से 2 साल पहले हो गया था, बट उसके बाद भी रहना और फिर साथ देना अभी तक, वो बहुत बड़ी चीज़ है।
जब इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मैं मतलब उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है सबसे ज़्यादा पढ़ने में, क्योंकि वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी उस टाइम पे। ठीक है। और उसने ऑनलाइन या फिर कोविड टाइम था तो ऑफलाइन जैसे वो कोशिश हो सकी उसने पढ़ाया मुझे। राइट। और जब मेरा सेकेंड ड्रॉप में भी नहीं हुआ था तो थर्ड ड्रॉप के लिए मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न थी जिसने मोटिवेट किया था कि देख कर ले एक बार, क्योंकि अभी कर लेगा तो अपनी लाइफ कुछ और होगी। राइट। नहीं तो फिर ऐसा रहेगा कि मतलब लास्ट में ही रहता था ना कि अगर आपने कर लिया होता तो शायद लाइफ कुछ और होती, वो वाली कहानी रह जाएगी। एंड मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, उतना ही क्रेडिट जितने मेरे पेरेंट्स का क्रेडिट है उतना ही क्रेडिट मैं उसको भी देता हूँ कि हाँ बहुत बड़ा रोल है। और एक्चुअली में एट प्रेजेंट ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, लगभग सभी लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट आप एक दूसरे को कैसे पॉजिटिवली क्या कहते हैं आप इंस्पायर भी कर रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो और मोटिवेट भी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पे। तो आई थिंक जिनकी नहीं है उनके लिए थोड़ा, आपने जब बोला सबकी होती है उनके लिए थोड़ा मोए मोमेंट हो गया पर ठीक है। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला भी कि आपने 3 ड्रॉप लिए। तो 12th के बाद 3 ड्रॉप लेना, तो अगर आप थोड़ा उसका जर्नी बता सके कि फर्स्ट ड्रॉप 12th के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, फिर 3 ड्रॉप लिए, तो उसमें एग्ज़ाम्स दिया, कहाँ प्रिपरेशन की, कैसे कैसे गए, कैसी आपकी जर्नी थी, क्योंकि वो 3 साल बहुत मुश्किल होंगे एंड वो कितने एग्जॉस्टिंग थे, क्या क्या फेजेस से आप गुजरे, अगर आप एक बार उसके बारे में बताएं। ये थोड़ा लंबा हो सकता है। हाँ देखिए 12th के बाद जस्ट 2018 में मैंने दिया था तो 297 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा, 297 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 197 मेरे बायो में थे, अच्छा 70 मेरे केमिस्ट्री में थे और 30 मार्क्स मेरे फिजिक्स में थे। राइट। तो वहाँ से ही थोड़ा सा फिजिक्स के लिए मुझे वो हो गया था कि बायो केमिस्ट्री में कर लूँगा, बट फिजिक्स के लिए थोड़ा डर बढ़ गया था। ठीक है। बट उसके बाद दक्षिणा फाउंडेशन है, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पहुँचे हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए, आप फर्स्ट ड्रॉप के लिए वहाँ गए। ठीक है। तो वहाँ पे हमें 180 स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं। हाँ। और वहीं पे मैं जो मेरी गर्लफ्रेंड है भी उनसे मिला था वहीं पे। अच्छा, वहीं मिले थे उनसे। ओके। तो वहाँ पे हमारे सर थे प्रदीप सर, उन्होंने फिजिक्स से प्यार करवा दिया एक्चुअली। अच्छा। और ये टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। किसी भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनता है, राइट, उसमें आपके टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है उस टीचर को सब्जेक्ट को फेवरेट बनाने में। ठीक है। तो उन्होंने ना फील करना शुरू करा था कि आप फिजिक्स को देखो, विजुलाइज करो, मतलब वो उन्होंने फन वे में इस तरह पढ़ाया कि फिजिक्स से हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि हाँ प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन, मतलब कि कोई फिजिक्स ज़्यादा डिमांड करता है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम डिमांड करता है, ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, बट उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। और वो आपको टीचर जगा सकता है उसके लिए। अगर आपका इंथुसियास्ट नहीं है तो आप डर के ही भागते रहोगे। तो उस साल पूरे साल में, उस साल के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 515 नंबर आए। हाँ। ऑल्दो वहाँ पे वो रेजिडेंशियल कोचिंग था और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो आइसोलेट किया गया था। बट आपने 297 से 297 से 515 पे गया, 515 पे जंप किया, काफी अच्छा जंप है। और एक्चुअली यही जंप एक रीज़न था जिसके कारण मुझे आगे ड्रॉप लेने की हिम्मत रह पाई कि मैं 500 अगर आ गया हूँ तो मैं 600 ही पहुँच जाऊँगा। राइट राइट। तो वहाँ पे उसके बाद जब 515 के बाद सिलेक्शन, तो फिजिक्स से प्यार उसमें एक बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा रोल था। और आपने उस साल एक डेडिकेटेड रूटीन फॉलो किया, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत काम की। इंपॉर्टेंट है, अब ये बताना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे हमारी क्लासेस, सुबह खाना मिलता था हमें, 8 बजे से क्लासेस लग जाती थी। हाँ। फिर दोपहर में 1 बजे करीब खाना मिलता था। राइट। फिर मतलब 12 बजे 1 बजे उस टाइम खाना मिलता था, आप खाना खाओ, फिर उसके बाद फिर से 2 बजे से क्लासेस रहती थी। ठीक है। और 4 बजे तक, 4 बजे 5 बजे तक क्लासेस रहती थी। उसके बाद आपके लिए क्लासरूम हमेशा खुले हुए हैं, आपकी लाइब्रेरी खुली हुई है हमेशा, आप जा करके आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए। राइट। तो वहाँ पे जब सभी लोग सिलेक्शन के लिए आए हैं ना, तो आपको दूर का कोई दूसरे मतलब कहीं और कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं आपके पास। राइट। ना हमारे पास वहाँ पे कोई एंड्रॉइड मोबाइल था, यहाँ तक कि कीपैड मोबाइल भी नहीं रख सकते थे हम। कोई मोबाइल नहीं, कोई मोबाइल नहीं। और घर वालों से बात 15 दिन में एक बार होती थी, वीकेंड पे 5 मिनट के लिए मोबाइल मिलता था। 15 दिन में एक बार? 15 दिन में एक बार 5 से 10 मिनट के लिए मोबाइल मिलता था। इट वॉज लाइक कि आप पूरे आइसोलेटेड हैं, आप जैसे गुरुकुल होता है कि आप जा करके वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दुनिया से, और आपको सिर्फ पता है कि आपका एम क्या है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट। और मतलब वहाँ पे सिलेक्शन ये था कि 60 to 70% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। मैं उन अनलकी बच्चों में था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। कि मेरे 515 तो आपके यहाँ से उस टाइम टॉपर के कितने नंबर्स थे जो उससे? मेरे टॉपर के उस टाइम पे 705 मार्क्स थे। अच्छा। 2700 या 705 मार्क्स थे। अच्छा, वहाँ से निकले थे? जी, वहाँ से बच्चे 515 थे। 15 थे। जी। तो क्योंकि उनमें से बच्चे एम्स भोपाल में है। अच्छा।
तो क्योंकि वो ऐसा कोई कैटेगरी का होता है ना कहानी की ये आप एम्स दिल्ली, मतलब उनकी कैटेगरी कुछ कहानी थी, इसलिए उनको जनरल कोटा मिला, तो एम्स दिल्ली नहीं मिल पाया, उनको एम्स भोपाल मिला था। 685 थे आई गेस, 685 नहीं 695 थे, इसलिए मिला था वहाँ। अच्छा, तो ऐसी कहानी रहती है, तो ये चीज़ें समझना तो जरूरी ये आपका फर्स्ट ड्रॉप का जर्नी हो गया, फिर आपके मार्क्स आए, तो फिर क्या आपका रिएक्शन था मार्क्स देखने के बाद? 515 जब आए, जब मैंने काउंट किया था, मुझे काउंट करने के बाद ही रियलाइज़ हो गया था कि मेरे 545 के आसपास बन रहे हैं, जब काउंट किया था। बट जब रिजल्ट आया तो 515 है, तो मैं उसके बाद भी स्टिल मैं काउंसलिंग में लगा रहा। ठीक है, लास्ट काउंसलिंग का मैंने फॉर्म भी भरा, IPU काउंसलिंग के लिए भी गया, एंड देन आई वाज लाइक यार मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है तो छोड़ दो अब। उसके बाद आपने छोड़ दिया, नीट का छोड़ दिया कि हाँ यार करने को कर लेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि यार साल बर्बाद हो चुका है, कहीं और एक चीज़ बैकअप में कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने DDUC दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है सेक्टर 4 द्वारका में, वहाँ पे मैंने जूलॉजी ऑनर्स का कोर्स ले लिया। अच्छा, एडमिशन ले लिया आपने DU में? DU का एडमिशन ले लिया, और साथ में प्रिपरेशन फिर से करने लगा सेल्फ स्टडी से। वहीं पास में कोचिंग सेंटर था घर के पास, मैं द्वारका में रहता हूँ, तो वहीं पे मैंने ज्वाइन कर लिया कि मुझे बस सेल्फ स्टडी के लिए एक जगह चाहिए थी, घर में पढ़ाई हो नहीं पाती थी। राइट। तो वहाँ पे मैं 2 महीने कॉलेज गया, उसके बाद मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया। द थिंग वाज कि शायद मैं इसमें रह गया तो इसमें फंसा रह जाऊँगा। अच्छा, मतलब अंदर से फिर से आया? हाँ, कि दोनों जगह पाँव रख के नहीं चल सकते आप, दो नाव में एक साथ पाँव नहीं रख सकते। तो आपको अगर करना है तो आप ढंग से करो, यही करो। तो उस साल प्रिपेयर किया, बट उसके बाद एक दिक्कत ये रही कि कोविड आ गया। तो जो लास्ट टाइम पे आपके पास प्रिपरेशन का टाइम चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होती है लास्ट टाइम पे, राइट, जो लास्ट टाइम में मेंटरिंग चाहिए होती है वो नहीं मिल पाई लास्ट के 2-3 महीने में। तो और इस टाइम पे हुआ कि मेरे साथ एक और चीज़ चली कि मैं डिप्रेशन में चला गया, आइसोलेट हो गया। तो लोगों से, सभी लोग कोविड में तो सभी लोग इधर उधर हो गए थे, और तो उस टाइम पे मेरे साथ जब सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, उसका इम्पैक्ट मुझे जाकर के दिसंबर 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। तो मुझे दिसंबर में उसके जाकर के मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल पतला हो गया था, लोगों से चिड़चिड़ा के बात करने लगा, आइसोलेट होकर रहने लगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। फिर उसके बाद फाइनली मार्च अप्रैल में जाकर के मुझे डायग्नोज हुआ कि मुझे डिप्रेशन है। ओके। और इस टाइम पे ही जो मेरी गर्लफ्रेंड है अभी, उनसे बात होना शुरू हुई थी। अच्छा। तो उनको भी रियलाइज़ था थोड़ा कि मैं ऐसे थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा हूँ, या ये नहीं था कि डिप्रेशन होगा। बट फिर उस टाइम पे कोविड टाइम पे मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन ली, 3 महीने मेडिसिन चली। राइट। और विद द टाइम जब इससे बात होना शुरू हो गई तो मैंने मेडिसिन भी खाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती थी, सुबह घबराहट होती थी। राइट। मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मतलब आप डिप्रेशन से ना, आपके पास खुद हिम्मत नहीं होती है कि आप निकलना चाहो, मतलब आप चाहते हो निकल जाऊँ, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर पाते कुछ भी। और ये बहुत बड़ा वो है। उस टाइम पे आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, राइट, सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए बोलूँगा कि इस टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ा ये एक इशू होने वाला है। आगे 10 साल में ही बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा कि जितने लोग डायबिटीज़ कैंसर से नहीं मरेंगे, उससे ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ से परेशान होंगे। राइट। तो इस सब पे ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। आप जितना चिल रह सको, लोगों के साथ एंगेज रह सको, अच्छी चीज़ें सोशलाइज करो अपने आप को। हाँ। आइसोलेट होकर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने कैसे निकाला अपने आप को? मेडिसिन तो ले ही रहे थे? मेडिसिन ले रहा था, तो उस टाइम पे फैमिली ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली ने। साथ में जब मानसी है जो मेरी गर्लफ्रेंड, उससे बात होना शुरू हो गई थी, तो एक कहीं ना कहीं आप शिफ्ट होते हो, तो आपका जो एक गुड फीलिंग, गुड फैक्टर आता है। राइट। आप लोगों के साथ मतलब उससे बात करते हो, आप अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहे हो। आप शेयरिंग इस टाइम पे ज़रूरी होती है कि आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं निकलेगी, तभी जाकर के आप मतलब जो वर्ल्ड है उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आप अलग दुनिया में खोए रहते हो उस टाइम पे। और फिर ऐसा रहा था कि उसके बाद जब कोविड का खुला, मतलब लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया था, ट्रेनें चलना शुरू हो गई थी। सो देयर वाज वन टाइम कि मैंने उसका बर्थडे था, यहाँ से उसके घर जा कर के मैंने उस टाइम कोविड के टाइम पे सरप्राइज़ किया था। सो अच्छा। मैं थोड़ा हो रहा था कि मैं निकलना शुरू हो गया हूँ अब। राइट। मैं लोगों से एंगेज होना शुरू हो गया हूँ, और इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। और उन 3 महीनों में जब आप डिप्रेशन के फेज में थे, आपकी प्रिपरेशन ने तो काफ़ी बड़ा हिट लिया होगा। तो बहुत ज़्यादा। सिर्फ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे? बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान दे रहा था। वो प्रिपरेशन उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी। और दैट वाज द रीज़न कि मेरा सेकेंड ड्रॉप में जाकर के 578 मार्क्स आए थे। शायद मुझे 20-25 नंबर और होते, 610 615 होते उस टाइम पे, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता उस साल ही। अच्छा। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली से भी है, तो मुझे दोनों जगह डोमिसाइल मिल जाता। सो अच्छा। मुझे कहीं भी एडमिशन हो सकता था मेरा। राइट। 605 नंबर में, 610 नंबर में मेरा बिहार में सिलेक्शन हो जाता। राइट। बट हो सकता है, क्या पता, इट्स लाइक कि डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ मैं कि हाँ क्या पता वहाँ नया होना हो, डेस्टिनी ने कुछ और सोच रखी हो कि आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ से इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि अगर आप उस फेस में हैं तो रादर देन फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे 1-2 दोस्त भी ऐसे रहे हैं जिनकी हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा ख़राब रही
कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था हमारा, मतलब 11th में थे वो, उन्होंने 12th स्कूल ही छोड़ दिया था। 2 साल तक वो बीमार रहा वो बंदा, उसके बाद ओपन से उसने स्कूलिंग की है। अब जाके 23 बैच में वो KGMU में एडमिशन हो गया उसका। अच्छा। सो इट्स लाइक कि गिव अप करना भी नहीं होता है। अगर आपका लाइफ आपको सेटबैक दे रही है तो शो करो कि हाँ आप बहुत से ज़्यादा स्ट्रांग हो। राइट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप फेस से निकले, आपने नीट का एग्जाम दिया, इतना स्कोर आया, उसके बाद क्या रिएक्शन? 578 जब आया ना तो वो धक्का जो था ना 515 से ज़्यादा था। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हो, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी दुखी हो और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको उतना फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो और उस टाइम पे आपको झटका लगे तो वो ज़्यादा फील होता है। और ये चीज़ आप किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कई बार आप कोई मैच देखते हैं, अब मैच स्टार्टिंग से चल रहा है, इतने ज़्यादा पता है आपको टफ स्कोर है, अचीव करना मुश्किल है, बट जैसे आप जीत के पास पहुँचोगे ना तो आपको ज़्यादा दुख होगा कि यार हो नहीं पा रहा, ज़्यादा घबराओगे आप। और ये चीज़ हर एक चीज़ में अप्लाई होती है, हर एक चीज़ में अप्लाई होती है ये चीज़, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मैं एक रात पूरी रात रोया हूँ बस, मतलब इट्स लाइक कि नहीं कि मैं छुप के रो रहा हूँ, मतलब बस मैं रोए जा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहा हूँ। और ये सिलेक्शन के बाद वाला टाइम था। तो उस टाइम पे फैमिली ने, मतलब मेरे चाचा जो कि बचपन से मुझे फाइनेंशियली एड करते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर अभी भी बताऊँ मैं ऑनेस्टली तो एक पान की दुकान है फुटपाथ पे जिसमें हमारी फैमिली चलती है। अच्छा। तो और बस यही है कि पापा ने मेरी मम्मी को ग्रेजुएशन इसलिए करवाया, मम्मी 10th पास थी शादी से पहले। अच्छा। पापा ने मम्मी को ग्रेजुएशन करवाया कि मैं भले 12th पास रहूँ, पापा 12th पास है, बट अगर आप पढ़े रहोगे तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। सो मेरे पेरेंट्स हमेशा पढ़ाई के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। मतलब उन्होंने वहाँ से आपको उन्होंने इस चीज़ को अचीव नहीं किया कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया कि मैं अपने बच्चों को कहाँ बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकूँ। मतलब मेरे छोटे भाई बहन माउंट कार्मेल स्कूल है द्वारका सेक्टर 22 में, मतलब जहाँ की शायद नर्सरी की फीस 70-80,000 है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आता है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा से वहाँ पे हो गया था उनका एडमिशन। तो और अभी मेरी बहन का 12th भी हो चुका है, तो वो भी प्रिपेयर कर रही है अभी। अच्छा। मोर और लेस हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो मानसी है मेरी गर्लफ्रेंड, तो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे कि इट्स नॉट मतलब ओवर नहीं हुआ अभी ये। उसकी फैमिली भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब उसके बड़े भैया हैं तो उन्होंने बात की कि आप परेशान मत हो, मतलब उन्होंने इस चीज़ एक्सपीरियंस चाहिए होती है आपको। तो वहाँ पे उन्होंने इस बात का एश्योर किया कि आप इस बात की टेंशन मत लो कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जो आपके साथ इंसान है वो कहीं नहीं जाएगा। सो अगर आप फैमिली आपके सपोर्ट में है तो यू आर मतलब आपके पास आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है वो कि आप फिर से कोशिश करो। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया सेल्फ स्टडी पूरा सेल्फ स्टडी। लास्ट टाइम पे आकर के जो वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो वहाँ से टेस्ट सीरीज उनका ज्वाइन करके वहाँ से मैंने करना शुरू किया था। और वहाँ पे भी ऐसा रहा था कि स्टार्टिंग से पढ़ना तो शुरू किया था, बट जब हमारा एग्ज़ाम शायद 30 अगस्त को होने वाला था पहले 2021 में, ठीक है। फिर उसके बाद तो शिफ्ट होकर के 12 सितंबर को हो गया था। 1 अगस्त को होने वाला था, फिर 12 सितंबर को हो गया था। ठीक है। और मैंने पढ़ाई शुरू की थी जून के एंड से, उससे पहले। अच्छा। तो ये चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, लेकिन लास्ट का जो 2 महीना होता है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको आप एक फ्लो में तो चलते रहना उससे पहले, बट उसके वहाँ पे आपको बूस्ट करना है अपना, कि आपको अपने अगर 6 घंटे पढ़ते थे वहाँ पे आपको 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। मतलब पूरे साल आप 12 घंटे भले मत पढ़ो, पूरे साल आप 4-5-6 घंटे पढ़ लो, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको एक हाई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको हर एक मिनट की कीमत पता चलेगी कि आपको 1 घंटा यहाँ नहीं वेस्ट करके वहाँ पे लगाना है, आधा घंटा यहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगाना है। स्केड्यूल में रहना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये थी, शायद आप अपन बात करेंगे आगे, कि जो स्कोर जो इंक्रीज़ होता है ना, कि हर बार मेरा 515 पे क्यों रह गया, मैं 578 पे क्यों रह गया, हर बार बच्चे 600 के नीचे रह जाते हैं। सिलेक्शन का वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से। जितने आपने टेस्ट दिए हैं उस सारे मिस्टेक्स आपके होनी चाहिए। आपको लगता है कि टाइम उसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आपको लगता है कि एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे का टेस्ट हो सकता है आपका 3.5-4 घंटे टेस्ट का एनालाइज करने में लग जाए, लेकिन अगर आपको 600 नंबर से अगर 700 नंबर होगा ना, तो वहाँ 100 नंबर वही इंक्रीज करवा सकता है, वही इंक्रीज करेगा। वाह, काफ़ी अच्छा। तो ये सब चीज़ें तो आप उस टाइम पे भी डेली बैठते थे पढ़ने? हाँ। आई थिंक आपकी तब तक आदत बन गई होगी कि यार मैं दिन में इतने घंटे तो बैठ सकता हूँ, और आइडिया भी लग जाता है ना आपको क्या पढ़ना है। राइट। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम 11th-12th में होते हैं या फर्स्ट ड्रॉप में होते हैं, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। राइट। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक, इसलिए ये दिखाने के लिए हम ये बता रहे हैं बच्चों को, जिसकी नीट में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये हम दिखाने की वो BSc जूलॉजी ऑनर्स की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो MBBS की लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं,
बस इसलिए क्योंकि बच्चे इंप्रेस हो जाए कि यार हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं नीट में। नीट में सिर्फ आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। राइट। बायो और केमिस्ट्री तो आपको एनसीईआरटी रट जानी है पूरी। और फिजिक्स के लिए सजेस्ट करूंगा जितने ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ में एनसीईआरटी के पीछे जो समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर है वो आपको एसर्शन रीजन में हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों को प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ना एक फोकस कि आप लिमिटेड पढ़ो। मतलब ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप 200 क्वेश्चन ना 200 तरह के क्वेश्चन एक बार करते हो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप 50 तरह के क्वेश्चन 4 बार करते हो ना, वो आपका सिलेक्शन ज़्यादा करवाएगा। राइट। तो रिवीजन भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड टाइम पे फिर आपने प्रिपेयर किया तो स्कोर क्या था? थर्ड टाइम पे जब प्रिपेयर किया तो जब आपका सिलेक्शन होने वाला था ना, तो आप एग्जाम के रूम हॉल में आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप गए हो एग्जाम देने, आपको पता है एग्जाम देने गए हो, आप एग्जाम देके निकल रहे हो तो आपको पता है कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। राइट। सो जब मैं थर्ड टाइम मैंने दिया तो मुझे मैंने सेंटर था मेरा, तो वहाँ सेंटर पे गया, मैं दोस्तों के साथ ही गया था, मेरे दोस्त भी थी वहाँ पे, तो सेंटर के साथ वहाँ गया और मैं बायो का एग्ज़ाम मैंने देना शुरू किया। और सबसे पहले मैं क्या करता था टेस्ट में, हर बार मैं बायो से शुरू करता था सारे टेस्ट। अच्छा। एग्जाम में जाकर के मैंने क्या किया, केमिस्ट्री शुरू कर दिया। अच्छा। मतलब ऐसी मन में आएगी, ऐसी मन में केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री कर दिया एक राउंड, फिर बायो करने गया, बायो मेरा हो गया, आधे घंटे के अंदर बायो हो जाता है। हाँ। और आधे घंटे के आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि आधे घंटे के अंदर आपका बायो हो जाए। राइट। ताकि तभी आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बच पाएगा, जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आधे घंटे के अंदर बायो हो गया, उसके अंदर फिजिक्स का एक राउंड किया मैंने। उसके बाद जब ओएमआर भरने की बारी आई ना, हाँ। तो मैंने ये एश्योर किया कि मुझे इस बार चीज़ें आती हैं, तो आती हुई चीज़ें मेरी गलत ना हो। हाँ। तो जब मैं ओएमआर भर रहा था, हो सकता है ये लोग फॉलो करे भी ना भी करे, बट मैं ओएमआर जब भर रहा था उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़े, कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ा कि हाँ मैंने सही मार्क किया है, नॉट एक्सेप्ट ये सब चीज़ें मिस तो नहीं कर दी मैंने। तो उस टाइम पे मैंने भर दिया। और बायो में मुझे सेंटर से निकलते आइडिया लग गया था। मैं निकलते मैंने बोला था कि अगर एक क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ ना, तो बायो में 360 में 360 होंगे। अच्छा। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। अच्छा। वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट कोई दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। फिजिक्स में मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि फिजिक्स में मैंने उतना टाइम नहीं दिया था जितना मुझे देना चाहिए था। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन आप फंस जाते हो। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बस मुझे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था वो, और उसमें मैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, और आई वाज लाइक यार कितना डम था मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। और मैं निकलते रियलाइज हुआ कि यार इसमें तो ये करना था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको सिलेक्शन, आई थिंक वो मोमेंट भी होता है ना कि आपको नहीं समझ आता है ना, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको करना है। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आई थिंक आप वो चीज़ें ओवरकम कर सकते हो। वही को प्रैक्टिस ही कर सकते हो, आपको और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। राइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन ध्यान रखो कि आप उतनी प्रैक्टिस करो जो कि आपके नीट में आ रहे हैं और जिसको आप रिवाइज कर सको। बेफालतू के एफर्ट्स मार के कोई फायदा नहीं है। राइट। हाँ, इस बार मैंने एक चीज़ और की। फिर मैं हर साल 2 साल से आ रहा था, 2 साल से मैं मार्क्स चेक कर ले रहा था। और मुझे ये था, जब मेरा फर्स्ट बार में नहीं हुआ था ना, फर्स्ट ड्रॉप के बाद, तो सेकंड ड्रॉप के बाद मैंने पापा को बोला था कि मार्क्स चेक मत करना, क्योंकि मैंने अंदर सुपरस्टिशन पाल लिया था, ये चेक नहीं करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने चेक कर लिया सुबह सुबह एग्जाम के अगले दिन। उस चीज़ पे भी मैं रोया कि यार अब तो मेरे पक्का हो चुका है कि 570-80 के आसपास बन रहे हैं और पक्का ही सिलेक्शन नहीं होने वाला इस बार तो। बट इस बार जब आया था तो मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया। मैंने इस चीज़ को ही नहीं किया कि पेपर मैंने रख दिया उसके पास। एंजाइटी नहीं हुई अंदर से कि यार एक बार, मैं इस चीज़ के लिए पहले से रेडी था कि मुझे चेक नहीं करना इस बार, मैं बस जो देखूंगा एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन ही देखूंगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, जो देखूंगा अब एग्जाम रिजल्ट वाले देखूंगा। फिर क्या हुआ कि जब हमारा ओएमआर आता है, तो ओएमआर के टाइम पे मैं गया, मुझे था कि अब ये भी था कि चीज़ें लकी हो रही हैं इसके कारण, तो इसी से चेक करवाते चीज़ें मासी से, ठीक है। तो उसे घर पहुँच गया, तो एक तरफ मैं और भैया बैठे हुए हैं चेक कर रहे हैं, एक तरफ से वो आंसर बता रही है कि ये है, ठीक है ना। फिर मैं काउंट करना शुरू किया, तो मेरे सबसे पहले मैंने काउंट करना शुरू किया फिजिक्स में, तो फिजिक्स में गलत होते चले गए। फिर केमिस्ट्री में काउंट करना शुरू किया, तो केमिस्ट्री में भी 2 गलत हुए और एक मैं छोड़ के आया था। बायो में काउंट करना शुरू किया तो 178 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। अच्छा, ठीक है, तो 180 में से 178 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। देन आई वाज लाइक कि चलो। फिर बायो में जब मैंने 355 मेरे काउंट हो गए, तो मैंने केमिस्ट्री में काउंट किया कि मेरे 164 बन रहे हैं। हाँ। फिजिक्स में जैसे 135, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 300 पार हो गए, मुझे पक्का पता था कि हाँ सिलेक्शन हो जाना है, हो गया है, तो इस बार हो गया है। दैट वाज द थिंग। फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह रुक गई थी थोड़ी सी, बट हमारा फरवरी में जाके एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। राइट। तो आई थिंक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला वो ये कि आपके फादर अभी चाहे कुछ भी काम करते हो,
एक तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो आपकी एजुकेशन का भी हैम्पर ना करे। आई थिंक आपके साथ आपके चाचा का भी सपोर्ट रहा। चाचा का फाइनेंशियली अभी भी, मतलब अगर मेरी कॉलेज लाइफ चल रही है और ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ जी, तो मेरे पापा चाचा दोनों मिलके वो शॉप को चला रहे हैं और चाचा ही मुझे फाइनेंशियली एड करते हैं अभी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कपिल सर हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ योर पाथ टू सोशल मोबिलिटी। मतलब अगर ये मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पापा करोड़पति हो सकते हैं, आपके पापा के पास कुछ नहीं हो सकता है, बट आप मेहनत करके ना कल को डॉक्टर बन सकते हो, तो आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब मेरा सिलेक्शन हुआ इस बार, तो मेरे जब जो सेकेंड ड्रॉप के फिजिक्स के टीचर थे जिनके बात मैंने बताया था कोचिंग लिया था, तो उन्होंने उनसे कॉल करके मैंने बताया कि सर इस बार सिलेक्शन हो गया। तो उनके फर्स्ट वर्ड्स ये थे कि विकास, जब तुम जैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, तो आने वाली 7 जनरेशन चेंज होती है। वाह। और वो लाइन मुझे हमेशा लाइफ में हमेशा याद रहेगी कि जब जैसे कि मतलब तुमने कुछ अचीव किया है, चीज़ अचीव की, और वो एक प्राउड फीलिंग आपको आ सकती है। और वो आप अपने पेरेंट्स के उसमें देखते हो, आंखों में देखते हो ना कि हाँ आपकी कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन दे आर प्राउड कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, अच्छे सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में सब पढ़ रहा है, एंड यही है। तो काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जर्नी थी आपकी, आई थिंक अभी तक मेड स्कूल से। जी हाँ, एक चीज़ और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मेरी मम्मी भी सिलाई करती हैं। अच्छा। सिलाई की दुकान है, तो वो खुद सिलाई करती है। अच्छा। बट कई बार ना वो लोगों को बोलती है ना कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मतलब जब लोग पूछते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते कि यार ये सिलाई वाली का बेटा वहाँ कैसे पढ़ रहा होगा। तो सोच रहे हो, वो सोचते हैं कि नहीं कोई और कोर्स कर रहा होगा, इसको पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रही है। अच्छा। अब मैंने बोला कोई बात नहीं है सोच रहे तो दुनिया को जो सोच, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब आई थिंक ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, एंड मेरे को तो अभी भी सच में गूज बम्स आ रहे हैं मैं जब आपकी बातें सुन रहा हूँ। तो ये थी आपकी आई थिंक 12th तक की, और उसके बाद की आप जब तक मेडिकल स्कूल में नहीं गए, एंड आई थिंक काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, बट एक थ्रिल है उसमें। मतलब वो थ्रिल है व्हेन यू फाइनली अचीव दैट थिंग ना, तो आपको लगता है कि थ्रिल था जी, राइट। जब आप वो जी रहे होते तो बहुत मुश्किल था, बट फाइनली आपने अचीव किया। तो आप मेडिकल स्कूल में आए, क्या रिएक्शन था आपका पहला पहुंचने के बाद? पहुंचने के बाद ना, जब आप पहुंच जाते हो ना, मैं बता रहा हूँ जर्नी में मजा है किसी भी चीज़ की। जैसे नीट प्रिपरेशन की जर्नी में जितना मजा है ना, हाँ, आप जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपकी जर्नी नेक्स्ट शुरू हो जाती है। राइट, एग्जैक्टली। तो आपने वो अचीव कर लिया, उसका ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद आपके दोस्त बनेंगे, आप नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, नई चीज़ें देख रहे हो, चीज़ है, लेकिन जो मज़ा आता है ना जर्नी में ही आता है कि आप उस टाइम पे भी खुश इस बात को सोच रहे होगे यार मैंने कितनी मेहनत की है पहले। एग्जैक्टली राइट। तो वो चीज़ें रहती हैं। फिर मेडिकल फील्ड में आकर के, मेडिकल स्कूल में आकर के आपको लगता है तो आप बहुत बड़ी जगह पे आ गए हो, और साथ में ये भी चीज़ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। कॉन्फिडेंस अंदर से ही बिल्डअप हो जाता है कि अगर आप, मतलब मैं ये बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलूँगा चीज़ कि अगर मेरे जैसा बच्चा सिलेक्शन पा सकता है तो लाइफ में कोई भी सिलेक्शन पा सकता है। क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ जो कि 9th क्लास में स्कूल में गया था, जिसकी गवर्नमेंट बचपन की पढ़ाई 6th क्लास तक गाँव में हुई है, जहाँ पे आप दरी लेके अपना जाते हो, मतलब अपना जो कट्टा होता है वो लेके जाते हो सरकारी स्कूल में, बिछाते हो, वहाँ पे पढ़ते हो आप, फिर आप वहाँ पे मिड डे मील मिलता है वहाँ खाते हो। फिर जब आप 6 के बाद मैं यहाँ आया तो मेरा 5th क्लास में एडमिशन हुआ, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे 1 साल डाउन कर दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। प्राइमरी स्कूल वहाँ पढ़ा मैं। फिर जब मैं 6 क्लास में नए सेकेंडरी स्कूल में गया तो वहाँ पे मेरे मार्क्स जो थे, मेरे 58% मार्क्स थे। अच्छा। 6 क्लास में। एंड उसके बाद फिर मैंने फाइनेंशियली थोड़ी सी इशू रहे कि मुझे प्राइवेट स्कूल से फिर नाम हटवाना पड़ा मुझे, क्योंकि भाई बहन की फिर स्कूलिंग नहीं हो पाती। राइट। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया मैंने, और 7th क्लास में, और वो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम था। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ मैं चीज़ें अचीव कर पा रहा हूँ, कि आपको भले ही आप एक लैंग्वेज नहीं आ रही, आप चीज़ें समझ तो सकते हो ना। तो फिर वहाँ से उस टाइम में मेरे 87% मार्क्स आए 7th क्लास में। फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया तो मैं चलो अब किसी प्राइवेट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे 8th क्लास में गया, और वहाँ पे भी मुझे जा करके फिर अपने सेक्शन में फर्स्ट आया मैं, और वहाँ पे शायद 82 के % के आसपास 82% मार्क्स के आसपास मार्क्स थे। फिर देन उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का एक जर्नी होती है। राइट। कि आप धीरे धीरे बिल्ड होता है आपका। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ, मतलब प्रतिभा स्कूल बोलते हैं उसको, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। तो वहाँ जब 9th में गए तो मुझे अब वहाँ पे एकेडमिक्स इतना ज़्यादा ऊपर है ना कि हर स्कूल में अगर यहाँ लेवल चल रहा था तो अब यहाँ पहुँच चुके हो आप। अब उसको कोप अप करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। राइट। तो 9th क्लास में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा। स्पेशली इंग्लिश में और साइंस में और मैथ्स में। अच्छा। मतलब इंटरेस्ट था
लेकिन चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। 9th में बहुत सारी चीज़ें ऐसे फोर्स वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, अगर आपका बेस ही नहीं बना हुआ, ना आपने 5th 6th में पढ़ाई की, 7th 8th में आप जो गवर्नमेंट स्कूल में थे वहाँ पे उतनी क्वालिटी नहीं थी, तो आपका बेस बना हुआ नहीं और आप वहाँ पहुँच चुके हो। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट एट द एंड स्ट्रगल करते करते मैं 8.4 CGPA तक पहुँच गया। जब 8.4 CGPA तक पहुँचा ना, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा कंपटीशन था 10 CGPA का। राइट। तो 10th में मैंने ठान लिया, मतलब ज़्यादा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अब किसी चीज़ कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो, अपने 1-2 लोगों से शेयर करो। अगर आप जितने लोगों के सामने बोलोगे ना, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है और आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। मतलब आपको अचीवमेंट आ जाती है कि आपने इतने लोगों को शेयर कर चुके हो, लेकिन आप उस चीज़ को कभी अचीव करने की कोशिश नहीं करोगे। तो ये 10th में हुआ 10 CGPA को लेकर के कि मैंने मन में था कि हाँ करना है, हर हालत में करना है और कोई टारगेट नहीं है, बस 10 CGPA लेके आना है। और 10th क्लास जो है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्लास बोल सकता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ईजी भी हो गई थी, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आने लग गई थी और अचीव करना भी, मतलब अचीव भी करने लग गया था। और जब 10th के बाद रिजल्ट आया था 10 CGPA का, तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई वॉज नॉट बिलीविंग कि हाँ मेरे आ गए हैं 10 CGPA, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरी सिलेक्शन हो गई, ये वाली कहानी। तो वो एक अचीवमेंट थी। बट मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कि मैं 11th क्लास में जाके हेड बॉय बना। अच्छा। और जब मैं हेड बॉय बना था तो मैंने स्टेज पे जाके बोला था, मतलब कि मैं स्टेज पे जब गया था बोलने, तो उससे पहले मैं स्टेज पे ज़्यादा बोला नहीं था, मतलब इतना स्टेज फियर था थोड़ा सा। तो मैंने जाके चीज़ बोली थी कि मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे पाँव शेक कर रहे हैं, बट अगर आप सभी लोग साथ दोगे तो ये पाँव भी शेक नहीं करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। राइट। तो उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ था। मैं हेड बॉय, इलेक्शन हुए थे प्रॉपर। अच्छा। तो प्रॉपर इलेक्शन से हेड बॉय बना था मैं। उसके बाद जब हेड बॉय बना तो उस टाइम उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा बिल्ड किया, लीडर एज एन लीडर, कि आप चीज़ों के लिए लड़ते कैसे हैं, चीज़ों को लीड कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेते हैं। फिर अगर आपको किसी चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू देना है अपना, हमारी इंग्लिश की मैम थी, तो हमारे इंग्लिश का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो मैम ने डेली एक आती थी, एक टॉपिक दे देती थी। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी आदत पड़ गई थी आइस ब्रेक करने की, सबसे पहले जाके मैं बोलता था। राइट। तो जब पोडियम पे जाके आप बोलते हो ना, आपके सामने अगर 20 लोग भी बैठे हैं ना, तो आपके पास 20,000 लोगों के पास बोलने की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। राइट। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, इसलिए मैं 11th 12th बोलता हूँ कि आपको स्कूलिंग जरूर करनी चाहिए 11th 12th में, ग्रूम कि जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, शायद वो लाइफ में आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी बाद में कि आप वो चीज़ें सीखने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, रेदर देन आप उस चीज़ से लड़ते रहोगे। राइट। ये कहानियाँ हो जाती है। तो आपका 2 साल का मेडिकल स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? 2 साल का मेडिकल का स्कूल का एक्सपीरियंस ऊपर नीचे रहा है। अच्छा। अब ऊपर नीचे ऐसे रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनाटमी ऐसे सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी आपको आती है, बायोकेमिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है क्योंकि आपने पढ़ी हुई होती है। एनाटमी आपने इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं होती। आपने एनाटमी बस बोन पढ़े हैं, पता है कि मसल्स अटैच्ड हैं, पता है क्या इतने मसल्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन से मसल्स का क्या नाम है। पता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व होते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कौन से न्यूरॉन किसको सप्लाई करेगी। अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है। और एनाटमी आपको फर्स्ट ईयर में परेशान करती है, जो कि एक सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो हो जाती है वो आपकी हो जाती है। बट एक ये रहता है कि आप अगर आप उसमें लगे रहोगे तो आपका हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, मतलब मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि आपने अचीव करके आए हो, आप ऐसे ही नहीं पहुँचे, आप स्कॉलर हो तभी आप वहाँ पहुँचे हो। आपको चीज़ें समझ में आती है तभी आप पहुँचे हो, कैलिबर है आपके अंदर कैलिबर है उस चीज़ का। तो आप समझ सकते हो और वो विद द टाइम समझ में आ जाती है। देखिए जैसा ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो आप अलग ही उसमें रहते हो, क्या बोलते हो उस चीज़ को, यूफोरिया में रहते हो कि आप मेडिकल कॉलेज में घुस गए। स्पेशली वो बच्चे जिनका 2-3 साल बाद सिलेक्शन हुआ रहता है ना, जो फ्रेशर बच्चे आए रहते हैं, जो जस्ट 12th के बाद हो गया है, तो वो शायद मैं बोलूँगा उतने मेंटली रेडी नहीं होते। अच्छा। चीज़ों को डील करने के लिए। राइट। बट जो 2-3 साल ड्रॉप वाले बच्चे आते हैं वो मेंटली रेडी होते हैं कि यार ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, तो समझ में तो आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा तो। और एट द एंड यही हुआ मेरे साथ भी। फिर कई बार आपको सेटबैक्स भी लगते हैं कि ये भी हो सकता है आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप फेल भी हो सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज में आकर के आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है कि फेल होना इज़ नॉट अ बिग डील। राइट, ठीक है, वो समझ जाते हो आप। वो आ जाती है चीज़ें कि हाँ ठीक है, हम आपने अचीव किया है। बट यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको जो चीज़ें लिमिटेड हैं वो आपको पढ़नी है, आपको पास होना है, और नहीं भी पास हुए तो कोई बात नहीं है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको चीज़ें आप समझ जाओगे और निकल जाओगे। राइट। मेरे साथ एक सेटबैक हुआ था और ये चीज़ मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ, कि मैं एनआर में डिटेन हो गया था। और एनआर में डिटेन इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा। और हमारे बैच से चीज़ें शुरू हुई कि बच्चों को डिटेन करना शुरू किया इन लोगों ने। ओह। तो आपके अगर एनाटॉमी डिटेन हो गया है तो आप सप्लीमेंट्री बैच के साथ एग्ज़ाम दोगे।
ठीक है, 3 महीने बाद आई 3 महीने बाद एग्जाम दोगे आप, और साथ में 3 महीने पहले सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप वो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सकते और आप 3 महीने बाद भी एग्ज़ाम दोगे। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा, और मेरा एग्ज़ाम हो भी गया वो, और मैं क्लियर भी हो गया, और अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ प्रेजेंटली। बट द थिंग इज़ कि वो सेटबैक हमेशा कहीं ना कहीं रहता है, कुछ ना कुछ। बट आपको इस चीज़ के लिए डील करना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं कई कुछ मोमेंट के लिए, तो मैं भी डिप्रेस हो गया, राइट। बट वही आसपास के लोग, आपकी फैमिली, ये सभी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। राइट। बट वो हो गया चीज़ें। साथ में एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज जरूर हो। आप किस में रहते हैं? मैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट देखते भी है, खेलते भी है? देखता भी हूँ और खेलता तो शिद्दत से हूँ। अच्छा। तो मतलब ये देखिए यहाँ लगी हुई है ना ये। अच्छा, ये मैमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, उनके फेस्ट का टूर्नामेंट था, तो अभी हम जीते हैं। ये फाइनल में लगी थी। तो आप कॉलेज की भी क्रिकेट टीम है? कॉलेज की क्रिकेट टीम है, कॉलेज की। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा इस कॉलेज में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मुझे मौलाना आज़ाद मिल रहा था। हाँ। मैंने वो कॉलेज नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल है। अच्छा। और कॉलेज के मुकाबले। राइट। और मैं बाई चॉइस यहाँ आया हूँ। साथ में ये है कि यहाँ पे पीजी कोटा है आगे। 50% सीट्स आपके लिए रिजर्व रहती हैं यहाँ के बच्चों के लिए, मतलब आईपीयू में, राइट, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके अंदर। और क्रिकेट का कल्चर बहुत ही प्यारा है। जो हमारे 2002 बैच का पहला बैच था हमारा, वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो भी हमारे साथ खेलते हैं, और जो हमारा 2023 बैच आया है वो भी हमारे साथ खेलते हैं। तो हमारी यूजी टीम भी है, हमारी पीजी टीम भी है। और हमारी पीजी टीम ने अभी जो डीएमए टूर्नामेंट होता है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से, जितने डॉक्टर्स हैं सभी का टूर्नामेंट होता है, वो पीजी और प्रोफेसर्स खेलते सारे। अच्छा। इंटर्न ऑन खेलते हैं, ऑनवर्ड्स खेलते हैं, वो भी हम जीते हैं। अभी जो लेटेस्ट टूर्नामेंट हुआ था मैमसी का, वो भी हम जीते हैं। और मैं इस कॉलेज में, मतलब एक्चुअली मेडिकल लाइफ में मैं बोलूँगा कि मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो क्रिकेट के कारण सर्वाइव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है जहाँ पे मैं अपने एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है निकाल सकता हूँ, और ये सब चीज़ें रहती हैं हमेशा। तो वर्ल्ड कप फाइनल देखा था आपने? हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल देखा था। और एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो वर्ल्ड कप फाइनल का जो मोए है ना, ये अब जाके खत्म हुआ था। मतलब जो उससे रिकवर हो पाए थे ना, जब हम टूर्नामेंट जीते, तब जाके थोड़ा सा लगा था कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। नहीं तो उससे बुरा कुछ नहीं था कि वो रोहित को शॉट नहीं खेलना चाहिए था, और क्या वो तो खैर आते रहता है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं। बट हाँ, वो आई थिंक उभरना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम ऐसा खेल रहे थे और उसके बाद एकदम से ऐसा हो जाए। पर ठीक है, आई थिंक वही स्पोर्ट भी सिखाता भी है हमें कि सेटबैक हमेशा रहता है। हाँ, और आई थिंक लाइफ में आपको क्या लगता है, फेल होना जरूरी है? राइट। हाँ, लाइफ में फेल होना जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है। मतलब आप फेल ना हो तो आपको स्ट्रगल करना जरूरी है। राइट। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप जिस चीज़ को अचीव करोगे आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट। तो आपकी मेडिकल स्कूल की हॉस्टल लाइफ कैसी रही अभी तक? हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब तो आई थिंक आप काफी टाइम से हॉस्टल, तो आपने हॉस्टल पहले भी रहे आप? हॉस्टल मिल गया था। राइट। तो हॉस्टल लाइफ कैसी रही आपकी? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ हॉस्टल जो है 2 लोगों को एक रूम मिलता है। अच्छा। और 7 फ्लोर्स हैं। तो सभी फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। ठीक है। तो मेडिकल लाइफ में ऑल्दो हमारे यहाँ रैगिंग वगैरह नहीं होती है, बट एज अ सीनियर का आपको फियर रहता है। राइट। हमेशा फियर रहेगा, और मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा डर सा लगता था, कहीं भी निकलते थे कोई सीनियर ना पकड़ डाले, कोई सीनियर कुछ पूछ ना ले, कोई सीनियर अपने बारे में ना पूछ ले कि क्या चल रहा है। मतलब वो रहता है कि आपको सीनियर, अगर आपसे कोई सीनियर पूछ रहा है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें रहती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो वो डर सा माहौल रहता है। बट जो आपके आसपास के दोस्त रहते हैं, मतलब इन द सेंस कि आपके एंगेज करने वाले दोस्त होने चाहिए, आपके साथ चिल करने वाले दोस्त होने चाहिए। राइट। और वो मिल जाते हैं दोस्त। राइट। भले ही आप हॉस्टल में हो तो उस वाइब के हिसाब से, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उस वाइब के हिसाब से आपको लोग मिल जाते हैं। और हॉस्टल लाइफ एक्चुअली बहुत चिल है हमारी, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिल है। तो आई थिंक हॉस्टल लाइफ बेस्ट भी होती है, किसी बेस्ट होती है। और हॉस्टल लाइफ में ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं तो फर्स्ट ड्रॉप में हॉस्टल लाइफ में रह गया था। राइट। मैं वहाँ जब था रेजिडेंशियल कोचिंग में, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको हॉस्टल लाइफ में रहना चाहिए। मतलब अगर आप हॉस्टल लाइफ में नहीं हो तो आप दुनिया का मतलब बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। राइट। कि वो हॉस्टल लाइफ में जो आपके पास फ्रीडम है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है। राइट। कि मतलब फ्रीडम तो है कि आपके पास कोई वो नहीं है, लेकिन आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वहाँ पे, उसके लिए भी आपको रेडी रहना होता है। एग्जैक्टली। और जो उसके साथ मेमोरीज बनती हैं, जो बातें होती हैं, जो चीज़ें आप एंजॉय करते हो, जो आप मतलब मिसचीव्स करते हो, वो सब चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपको वही चीज़ें याद रहेंगी कि यार पढ़ाई हो जाती है। मतलब ये चीज़ मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यार अगर हॉस्टल मिल रहा है तो आप हॉस्टल ले लो,
क्योंकि कई जगह हॉस्टल नहीं मिल पाता, दिल्ली में भी है, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता पाता। है, जो बाहर के बच्चे उनको पहले मिलता है हॉस्टल। तो इसलिए आप हॉस्टल लाइफ आपको जरूर एंजॉय करनी चाहिए, मतलब जरूर जीनी चाहिए। आप एंजॉय करो ना करो सेकेंडरी चीज़ है, आपको जीनी जरूर चाहिए, बहुत सारी चीज़ सिखा देता है। राइट। तो आपके जो 2 साल हैं हॉस्टल लाइफ के, एक ऐसा मेमोरी या मोमेंट जो आपके साथ हमेशा रहेगा लाइफ में, आपको लगता है? ऐसे मेमोरी बहुत सारी हैं ऐसी, मतलब ऐसी कुछ जो अभी रैंडमली दिमाग में आए, आपको लगता है कि यार हाँ ये काफ़ी फनी इंसिडेंट था? मतलब मैं और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर रहा था, वो बता रहे थे कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होते हैं, और कह रहे थे कि सर वो हमेशा रहेगा साथ। बहुत वो हमेशा रहेगा, मतलब बर्थडे ऐसे, हाँ चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते, मतलब बर्थडे मेरे सेलिब्रेशन में मैं 4 राउंड में पीटा था। अच्छा। क्या होता है ना कि अगर आप जीपीए चलता है कि लात पड़नी है आपको, ठीक है ना, आपकी पिटाई होनी है और गंदे तरीके से पीटते हैं। अब क्या हुआ कि मुझे एक राउंड मुझे हॉस्टल में पीट दिया, ठीक है। अब बाहर हम लाइब्रेरी ग्राउंड में सेलिब्रेट करने गए, तो वहाँ पे किसी और सीनियर का बर्थडे चल रहा था, और अगर आप सीनियर आपको जानते हैं, अब सीनियर को बताया कि बर्थडे है, तो सीनियर ने पीट और फिर हम वहाँ पे पीट दिया, वहाँ पे लाइन से खड़े करके पीट दिया हमें, और मतलब लाइन से, मतलब मैं झुका हुआ हूँ और मुझे मारे जा रहे हैं। अच्छा। फिर हम लोग चलो यार यहाँ पे सर लोगों की चल रही है पार्टी, यहाँ नहीं कहीं और सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि हम लोग भी नाचने वाचने वाले थे। तो जहाँ पे हमारे जो एक और एरिया है जिसको बंदी गली कहते हैं, गूगल पे भी मिल जाता है बंदी गली, तो नाम ही है बंदी गली। ठीक है, समझ गया मैं क्यों है। तो वहाँ पे जाके हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पे मैं 2 राउंड में और पीटा हूँ मैं। तो मैंने वजह लगा कि जब मैंने बाद में जाके शर्ट उतार के देखा तो पूरे हाथ छपे हुए, सबके पूरा लाल हो रखा पीठ, और वो 2-3 दिन तक इफेक्ट रहता है, दर्द रहा हो। बट वो चीज़ है कि वही चीज़ आपको याद रहती है। फिर उसके बाद ऐसी ये है कि सभी के बर्थडे पे हो जाता है कुछ ना कुछ, तो ऐसे फन मोमेंट सबके बनता ही रहता है, बनता ही रहता है वो। तो आई थिंक वो बस्सी की एक कॉमेडी है ना, हॉस्टल लाइफ है ना, तो वो आई थिंक काफी ट्रू है एकदम, वो रियल मोमेंट है कि वो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन वो चीजें वो आपके साथ रहती है, वो हमेशा साथ ही रहेंगी। रहेगी। राइट। तो वो आप हॉस्टल लाइफ में आके एंजॉय कर सकते हो, और आई थिंक इसका एक लिमिटेड फेस है कि आप इसी पीरियड तक एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद मतलब ये है ना कि अब जो आप यूजी तक कर पा रहे हो नहीं तो पीजी में चले जाओगे, आपके पास वर्कलोड रहेगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग वो भी फर्स्ट सेकंड ईयर रहता है, अब थर्ड ईयर से फिर आप पढ़ाई में लगना शुरू हो जाती है कि आप नीट पीजी देना है आपको, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राइट। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में जब आप जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, थर्ड ईयर में फिर आपको ऐसा नहीं कि आप एंजॉय नहीं करोगे, बट आपको फिर चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ एंजॉय करना है, कहाँ एंजॉय नहीं करना है। राइट। तो अभी 2 साल आपके हो चुके हैं मेडिकल स्कूल में, आगे क्या प्लान है आपका? और सोचा है कुछ? अभी तो आगे का प्लान इतना कुछ सोचा नहीं है, मोर और लेस थर्ड ईयर से पढ़ाई करना शुरू करूँगा नीट पीजी के लिए, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये भी है कि शायद मैं यूपीएससी के लिए भी जा सकूँ। अच्छा, ओके। एज एन आईएएस ऑफिसर के लिए बनने के लिए भी मेरे वो हैं। राइट। मतलब एस्पिरेशन है कि हाँ एटलीस्ट 1 साल प्रिपेयर, मतलब वो शायद अवध ओझा सर हैं जो यूपीएससी के, उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट की थी कि भले ही आप आईएएस आईपीएस बनो ना बनो, लेकिन लाइफ में आपको 1 साल ना यूपीएससी की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। अच्छा। अब किसी भी कोर्स में है, राइट, 1 साल ना मतलब एज एन लॉन्ग रन में कभी अफेक्ट नहीं करेगा आपको। ठीक। बट एज 1 साल आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। उसके बाद एक आप एक डिफरेंट इंसान बन के निकलते हो, आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है, आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो, आप बहुत शांत हो जाते हो, मतलब स्थिर हो जाते हो आप एक। राइट। तो वो सब चीज़ें, और इस टाइम के हिसाब से मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कि एज एन आईएएस एस्पिरेंट, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके अंदर अपने आप इनहेरिटेड आ जाती है। राइट। तो क्योंकि अगर आप कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी दी जाएगी जब आप स्टेबल होगे, और वो चीज़ आपकी सिलेक्शन आपके इंटरव्यू में पता चलती है, आपके एग्जाम की आंसर लिखने के तरीके में पता चलती है। तो ये भी एक मन में है, बट अभी मन में है कि देंगे, 2 साल बाद क्या पता माइंड कुछ और हो। राइट। एनी स्पेशलिटी सोचा है कि इसी में करना है? अभी स्पेशलिटी तो मैं बचपन से जो सोचता था कि ऑर्थो के लिए जाना है, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, बट मेडिकल लाइफ में आकर कैसा लगा है कि ठीक है यार थोड़ा चिल रिलैक्स लाइफ रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद मैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी ले लूँ कोई, या फिर अगर रैंक अच्छी आ जाती तो वैसी क्लिनिकल सब्जेक्ट लूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा वर्कलोड ना हो। राइट। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता अभी टाइम पे, वर्कलोड के पीछे भी नहीं भागना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि लाइफ थोड़ी सॉर्टेड रहे, बैलेंस्ड रहे, कि आपके पास टाइम हो अपने लिए, फैमिली के लिए टाइम हो। राइट। कि मतलब अगर आप 2-2.5 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं तो वो, और आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई मतलब नहीं है, भले ही आप 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये कमा के आप अपनी फैमिली में खुशी रह पा रहे हैं। राइट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। राइट। हाँ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो
कुछ लोग होते हैं वर्कहॉलिक एंड आई थिंक उसको उनको वो ही पसंद होता है। उनको एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे बैच में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना ही पसंद है। राइट अगर जो उनका इंटरेस्ट ही पढ़ने में, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते वो बंदा को सेक्रीफाइस कर रहा है। राइट लेकिन जिस बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और था हाँ और वो स्ट्रगल करके पढ़ रहा है, कोशिश भी कर रहा है और फिर उतना ज़्यादा कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहा, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है चीज़ें। राइट तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार आप चीज़ें एंजॉय जरूर करो यार। हाँ राइट पढ़ाई हो जाएगी, चीज़ें एंजॉय करना इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। राइट तो हाँ आई थिंक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे टच किया कि स्पेशलिटी कौन सा होना चाहिए, उसके साथ साथ एक वर्क लाइफ बैलेंस का भी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं समझना चाहूँ कि क्योंकि इंजीनियरिंग में यूजुअली ये होता है कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपकी जॉब लगती है, आप कमाना शुरू कर देते हो। हाँ, डॉक्टर लाइफ में आप कब से कमाना शुरू करते हो और उसका रेंज किस किस तरह तक बढ़ता है, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट को बताना चाहो तो? देखिए डॉक्टर लाइफ में आप कमाना शुरू फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं, अगर आप कुछ साइड में किसी जगह से एसोसिएटेड है, एज एन इन्फ्लुएंसर एसोसिएटेड है, राइट अगर आप पढ़ा रहे हैं, राइट ठीक है, अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं या फिर आप कहीं मेंटरशिप कर रहे हैं, Right. इन सब चीज़ों से आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, ये एक यूट्यूब भी अच्छा सोर्स है अगर आप मेहनत करें, उसमें इंटरेस्ट है आपका तो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। आप इतने मेंटली मैच्योर हो चुके होते हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल एड है तो आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। राइट राइट ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप अर्न कर सकते राइट हैं। राइट राइट दूसरी चीज़ ये है कि जो आप एज एन मेडिकल प्रोफेशन आप कमाना शुरू करते हैं इंटर्नशिप से। तो वो जो- कब शुरू होती है आपकी? वो हमारी शुरू होती है 4.5 साल का जो कोर्स है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है तो वो जो 1 साल की इंटर्नशिप है, जैसे कि हमारे यहाँ भी 28,000 प्लस सैलरी है, ठीक है तो वो सैलरी मिलती है आपको एज एन इंटर्न। ठीक है उसके बाद जब आप नीट एज एन JR जॉब करेंगे, तो एज एन JR आपके पास कट खुट के TDS कट के 1 लाख के करीब सैलरी आती है आप कमाने लगते हैं। एज एन जूनियर रेजिडेंट। अभी जूनियर रेजिडेंट बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये क्या होता है। आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, आप सिर्फ MBBS हो और उसके अलावा एज एन MBBS आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, हाँ तो आप JR हो, जूनियर रेजिडेंट ठीक है। हो। ठीक है, ये जूनियर रेजिडेंट होते हैं, JR जो कहलाते हैं। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में PG कर रहे हैं, ठीक है तो कई कॉलेजेस में फील्ड जो सैलरी का क्राइटेरिया होता है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। हमारे यहाँ सेम है कि मान लीजिए अगर आप फील्ड यहाँ PG कर रहे हो तो आपके पास 1,30,000 के करीब सैलरी मिलती है, आपको 1,20,30,000 के करीब मिलने salary लग जाती है। मिलने लग जाती Right, है। right, right. ये स्टाइपेंड ही काउंट होता है क्योंकि ठीक आप है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हो। ठीक है और उसके बाद आपकी 3 साल की PG होती है, मतलब हाँ। 2 साल, उसके बाद एग्जाम के लिए 1 साल रहता है, तो 3 साल की PG होती है। उसके बाद आप बन जाते हो SR, सीनियर रेजिडेंट। राइट अब आप स्पेशलिटी आपकी हो चुकी है Right. क्योंकि तो आप जिस डिपार्टमेंट में आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ पे एज एन SR काउंट होगे, सीनियर रेजिडेंट काउंट होगे। राइट तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ सैलरी अभी 1,60,000 के आसपास है, शायद TDS कट के 1,60,000 के आसपास है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है तो ये SR होता है। फिर आप 3 साल की SRशिप करते हो, हाँ उसके बाद आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट में होते तो आप 1 साल की SRशिप के बाद ही प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे आपको 3 साल SRशिप करनी है। अच्छा उसके बाद ही आप AP एज एन असिस्टेंट Assistant प्रोफेसर professor। के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका इंटरव्यू भी UPSC लेता है। ओह अच्छा तो हमारे यहाँ जो होता है, जो भी हमारे सर आते हैं या मैम आती हैं, वो UPSC से इंटरव्यू से क्वालिफाई होके आती हैं। अच्छा ओके उसके बाद उनकी जॉब यहाँ लगती है। राइट फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बन जाते हो। फिर तो उसमें सैलरी रेंज मतलब आई थिंक Salary बढ़ता range ही वो बढ़ता ही रहेगा, जाता है, वो बढ़ता जैसे 2.5 आपका लाख 3 लाख तक डेजिग्नेशन। चला जाता है। एंड किसी को इस साइड नहीं जाना हो तो अपना क्लिनिक क्लिनिक, हाँ क्लिनिक। आप किसी को SRशिप आपने कर ली है, Right. आपको नहीं जाना इस साइड, तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं अपना, आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट Right, प्रैक्टिस कर right, सकते right, हैं, या right. फिर कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। राइट उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो कि MBBS के बाद UPSC CMS करते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। तो हर अच्छा। हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसके लिए UPSC एग्जाम लेता है। अच्छा उसमें भी एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप क्लियर होता है वो चीज़। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं अभी की फील्ड में, तो अब तो ऐसा हो गया, प्रोस्पेक्टिव खुल गया पूरा कि जो कुछ लोग अब्रॉड जाते हैं, USMLE देते हैं। अच्छा जैसे सेकेंड ईयर के बाद USMLE का स्टेप 1 होता है, अच्छा। फिर स्टेप 2 होता है, फिर 1 साल का क्लिनिकल रोटेशन होता है, और फिर आपके पास अमेरिका जैसी जगह पे प्रैक्टिस करने की लाइसेंस बन जाती है। राइट उसके बाद ये भी है कि कुछ लोग MBA कर लेते हैं MBBS के बाद, राइट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा जॉब है, अच्छी जॉब है। सो ऐसा नहीं है कि आप खाली डॉक्टर तक ही एक स्टक हो, है ना? ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि डॉक्टर तक स्टक नहीं है। राइट 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 और अभी टाइम पे जैसे डॉक्टर आनंद मनी सर हैं, राइट डॉक्टर आनंद, वो हमारे यहाँ से हैं, UG हमारे यहाँ से कि उन्होंने, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। राइट 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 तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डॉक्टर बनने के बाद ही उसमें जाओ। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि UPSC मतलब IAS ऑफिसर्स हैं,
राइट सो इस चीज़ के लिए आप फील्ड आपके पास हमेशा सारी खुली हुई है बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको राइट। तो जैसे सोचा जाता है जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि आप डॉक्टर बनोगे, फिर आपकी 12-12, 13-13 घंटे की नौकरी है, तो आई थिंक आपका जो ड्रीम है वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला, उसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है, आप एक किसी ब्रांच लो जिसमें आपके पास पैसा भी एंड सब कुछ है, स्टेबल हो, सॉर्टेड हो लाइफ, मेरा ये मानना है। मतलब जो वही कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल लाइफ में, टॉक्सिक चीज़ें हैं। राइट 36 घंटे की ड्यूटी लगती है आपकी, आपको 24 घंटे भी इंटर्न में एज एन जीआर खड़े रहना पड़ता है। मतलब आप लिखते लिखते बेहोश होकर गिर जाते हो, ये चीज़ें होती हैं। बट वो सब चीज़ें आप हॉस्टल लाइफ में आके सीख जाओगे कैसे खड़े रहना 12 घंटे रात में ड्यूटी कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। वो हॉस्टल लाइफ इसलिए मैं बोलता हूँ सजेस्ट करता हूँ। तो आई थिंक वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, उस फेज से भी गुजरना जरूरी है, सीखने के लिए जरूरी जाते हो आप, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो बहुत ज़्यादा। राइट। तो आपने आई थिंक काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस बताए उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस में है। मान लीजिए कोई नीट एस्पिरेंट है, 20-25 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, सिलेक्शन कितने का ही होता है, राइट? तो नहीं हो रहा क्लियर, एंड एक टाइम पे मुझे समझ आ गया आपके अंदर मोटिवेशन था, मुझे करना था, मेरे अंदर नहीं बचा शायद, और मैं सोच रहा हूँ यार नहीं होगा नीट। क्या लाइफ वहीं एंड हो जाती है या वहाँ पर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो कोई देख सकता है? देखिए ये सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लाइफ एंड नहीं हो जाती वहाँ पे। ये चीज़ समझना जरूरी है। राइट। मेरा भले 3 साल बाद सिलेक्शन हुआ, मैं चाहता था, लेकिन शायद अगर मैंने 3 साल प्रिपेयर ऑलरेडी, अगर मैं 3 साल ऐसा हो पाता कि मैं दूसरी टाइमलाइन में जा करके और मैं फिर से वहाँ शुरू कर सकूँ, और मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं 3 साल वहाँ पर प्रिपेयर करता, ग्रेजुएशन करके मैं कहीं और कोई और मतलब यूपीएससी देखता, राइट, यूपीएससी या फिर कोई और फील्ड के लिए जाता। राइट। ये सब चीज़ें, आप टीचिंग लाइन एक बहुत अच्छा जॉब है, आपके पास जितनी आपके पास नॉलेज हो चुकी होती है, आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें स्ट्रगल की है, आपने वो चीज़ें समझने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से समझा सकते हो। राइट। यहाँ तक कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, सेकंड ड्रॉप में। अच्छा। और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया भी 11th 12th के बच्चों को, और अच्छे समझाया, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें मुझे टफ लग रही थी। और वहीं कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प हो रही है। अब मेरी हेल्प हो रही है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। एक टीचिंग एक बहुत अच्छा जॉब रहता है, और जो कि मोरलेस लोग प्रेफर करते हैं। राइट। बट उसके बाद आपके पास ये है कि जब मैंने जैसे बोला कि एमबीए है एक फील्ड, एमबीए एक फील्ड ऐसी रहती है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं ना, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। राइट। और एज एन अगर आप मतलब एमबीए करके कहीं भी मैनेजमेंट में जाते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने अगर एमबीबीएस नहीं किया या बीएससी किया, हाँ, तो भी मैं एमबीए कर सकता हूँ? हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, किसी भी फील्ड के लिए जा करके आप एमबीए आप किसी भी ब्रांच से जा करके एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। भले ही आप ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से हैं, फिर राइट कॉमर्स से हैं। ठीक है। साथ में ये है कि आप अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट था यही करना था आपको, तो उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें होती है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस ले सकते हैं, बीएचएमएस ले सकते हैं, राइट, बीडीएस ले सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में ही आपकी उतनी वैल्यू है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है तो आपकी उतनी सैलरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी 5-6 साल की तो आप एस्टेब्लिश हो जाओगे, आप कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़्यादा। राइट। फिर उसके बाद अगर आपने बीएससी कर लिया है तो एक सेकेंडरी चीज़ होती है जहाँ पर आप एज एन रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन करते हो किसी हॉस्पिटल के साथ। ठीक है। तो वहाँ पे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट जब जमा करते हो तो तब आपको वहाँ पे मौका मिलता है हॉस्पिटल के साथ काम करने का। मतलब एज एन आपकी वैल्यू एज एन डॉक्टर की होती है, क्योंकि आपने वहीं पे एक्चुअली वो पीएचडी डिग्री के लिए होता है, तो आप अचीव तो कर चुके हो चीज़। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो इस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो पैसे के लिए तो बहुत सारी चीज़ खुली हुई है। अगर पैसा कमाना है तो एक फील्ड आपका सिलेक्शन हो गया तो आप आ सकते हो, आप कमा सकते हो। लेकिन आपका नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेडिकल ग्रेजुएट से कम पैसे कमा सकते हो। राइट। और प्रेजेंट सिनेरियो में तो वो चीज़ बहुत, अब तो सबको नॉलेज हो चुकी है इस चीज़ की, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राइट। क्योंकि मेरा इसलिए भी था ये सवाल था क्योंकि इस साल भी कोटा में बहुत सुसाइड्स हुई हैं नीट एस्पिरेंट्स की, राइट? तो वो जहाँ पे बच्चे एंड देख लेते हैं, आई थिंक उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते होंगे। बट ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते यार एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीडीएस तो कम है, बीएएमएस कम है, बीएचएमएस कम है। नहीं ना, नहीं, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शायद कोई हो जो ऐसी चीज़ सोचता हो। कोई एमबीबीएस वाला बच्चा भी हो सकता है जो चीज़ सोचता होगा, कोई बीएमएस बीएचएमएस वाला बच्चा भी सोचता होगा कि यार कि उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर एज एन इंसान मैं जो पर्सनल बताऊँगा, मुझे ऐसी चीज़ फील नहीं होती। राइट। मतलब शायद मगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिलता, मैं एमबीबीएस करना चाहती इसलिए मैं बीएस कर रहा हूँ। अगर मेरी सिस्टर बीडीएस करना चाहिए तो बीडीएस करेगी, राइट। मेरा भाई अगर कुछ और करना चाहे तो वो कुछ और करेगा। बट जब आप इस जगह पे जहाँ आप क्योर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं, हायरार्कीली ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए आपको
कि आप कहाँ पे हो। राइट। आपका जो मैक्सिमम था आपने अपना इनपुट दिया, आपने जो अचीव किया आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। राइट। अच्छा, बीच में मैंने आपके कॉन्वर्सेशन में एक बात नोटिस की कि आपने कहा कि आपके गर्लफ्रेंड के भाई के साथ आप लोग रिजल्ट देख रहे थे, तो उनकी फैमिली को पता था? हाँ, उनकी फैमिली, यही सबसे बड़ी बात है कि मैं एक्चुअली ये बताऊँ तो मैंने अपनी मदर को भी बात बोल रखी थी कि मतलब मेरे अंदर ही सोच थिंकिंग थी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो तो वो वैसी गर्लफ्रेंड हो जिसके बारे में मैं अपनी घर पे बता सकूं। राइट। और मैं उसका वैसा बॉयफ्रेंड जो जिसके बारे में वो अपने घर पे बता सके। राइट। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और आगे की थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, Right. फ्यूचर की वो होनी चाहिए कि आप रहोगे ऐसे साथ में। क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा है कि 2 महीने के लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं फिर अलग हो जाते हैं, तो कोई सेंस नहीं है ना उन सब चीज़ों की। मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है Okay. इस चीज़ का। राइट। सो उस टाइम पे पता था। और उसके बाद मतलब भैया जो है उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। मतलब उन्होंने बात तो मतलब वो एक ऐसे इंसान है, उनसे मैं पहली बार तब मिला था जब हम लोग पुणे से वापस आ रहे थे। मतलब जब हमारा फर्स्ट ईयर हो चुका, मतलब फर्स्ट ड्रॉप के बाद जब वापस आ रहे थे तो वो मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड उसको रिसीव करने गए थे वहाँ, और तब मैं स्टेशन पे उनसे मिला था। और एक होता है ना कि आप इम्प्रेस हो जाते हो इंसान से, मतलब Right. फर्स्ट अपीयर, वो होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। राइट। ये वाली कहानी हो गई थी कि मैंने उनसे स्टेबल बंदा नहीं देखा था कि बहुत, मतलब एक मेरे चाचा हैं जो उन्होंने BSc साइकोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है। अच्छा। और वो पान की दुकान चलाते हैं। अच्छा। तो उनको मैंने बहुत ज़्यादा स्टेबल देखा है। और एक मेरे भैया हैं, उनको मैंने बहुत ज़्यादा स्टेबल देखा। उनसे बात करके हमेशा लगता है कि हाँ, आप कितने भी परेशान हो ना तो आप रिलैक्स हो सकते हो। तो एक किसी की बातों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझाता है, स्टेबिलिटी देता है। तो आपकी लाइफ में 1-2 इंसान ऐसे होना भी बहुत ज़रूरी है। राइट। और वो आपके आसपास ही मिलेंगे। हाँ. बस वही आपको एंगेज होना है उनसे। राइट। ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन सेंड किया है, तो मैं रीड आउट करता हूँ। तो पहला तो यही है, थोड़ा सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें। मतलब कंफ्यूज हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा। अब मैं एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कैसे प्रिपेयर किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर हैं PW पे, आई गेस। अच्छा। तो आप किसी भी टीचर को प्रेफर कर सकते हैं, मैं किसी प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग वो नहीं कह रहा। राइट। आप कहीं से पढ़ें, आप नोट्स बना रहे हैं, राइट। आप नोट्स बनाइए। अगर आप ऑर्गेनिक लिख रहे हैं, हाँ. क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे तंग करती थी। हाँ. मेरे फर्स्ट ड्रॉप में ऑर्गेनिक ने ही मुझे तंग किया था केमिस्ट्री में। अच्छा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल मेरी अच्छी थी। ठीक है। और इनऑर्गेनिक को कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। तो ऑर्गेनिक करते टाइम आपने नोट्स बना लिया। आपने अगर सर ने कोई चीज़ बोली ना कि ये SN1 का ये मैकेनिज्म है कि पीछे से अटैक करेगा, तो आप उसको रेदर देन इंग्लिश में लिखने की बजाय कि ये बैक अटैक हो सके, उसको पीछे से अटैक करेगा, ये चीज़ लिख लो। अच्छा। ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो ना तो आपको इंग्लिश पढ़ते टाइम उतना सोचना ना पड़े, आप हिंदी में पढ़ते पढ़ते समझ जाओ कि क्या हो रहा है एक्चुअली, मैकेनिज्म क्या चल रहा है। राइट। और ये चीज़ मैंने हमेशा फॉलो की है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप से अपने। अच्छा। ये फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, जैसे फिजिक्स में होता है कि 2.5 अक्षर प्रेम के। अब ये ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसका वर्क डन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होता है, सॉरी मैं चीज़ें भूल चुका हूँ। कोई बात नहीं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होता है, साथ में जो टेंशन होता है उसका कोई वर्क डन नहीं होता है। तो मैंने ऐसे याद किया था 2.5 अक्षर प्रेम के कि जो ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और साथ में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये 2.5 चीज़ें हो गई। राइट। अब मैंने लिख लिया था, चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ ऊपर कि 2.5 अक्षर प्रेम की। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो आपने कुछ शॉर्टकट्स बना लिए, राइट? शॉर्टकट्स बनाना, और ये आपको अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं हाँ. आप हिंदी में लिखते हो, आप गुजराती हो, आप मराठी हो, आप तमिल जानते हो, आप किसी भी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिखो ताकि आप रिवाइज कर जाए, आपके लिए ईजी रहे। हाँ, राइट। ठीक है, आपने पढ़ लिया। जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक चीज़ और, GOC जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप किसी भी और चैप्टर को शुरू करने से पहले GOC और हाइड्रोकार्बन को एटलीस्ट 3 बार पढ़िए। अच्छा। 11th की जो GOC और हाइड्रोकार्बन है, नॉमेनक्लेचर और हम आइसोमेरिज्म में बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग होती है वहाँ से। ठीक। जैसे GOC आती है बच्चे डरने लग जाते हैं। GOC और हाइड्रोकार्बन को 3 बार एटलीस्ट पढ़िए, 3 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप जाके 12th के हेलोरेंस वाले चैप्टर शुरू कीजिए। राइट। ठीक है, तो वहाँ से आप GOC पूरा पढ़ लिए, तब आपको कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये चीज़ मुझे मेरे जो थर्ड ड्रॉप था उस टाइम मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, जो कि अभी एम्स वहाँ है वेस्ट बंगाल में, एम्स कल्याणी में है वो। अच्छा। तो उसने सजेस्ट किया कि ऐसे करो, उसके अच्छे मार्क्स आते थे 165 170 ऐसे केमिस्ट्री में हमेशा आते थे। ठीक। तो उसने सजेस्ट किया ऐसे करो, और उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा। उसके बाद जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तब जाके आप NCERT रीड करना शुरू करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ाते हैं, राइट। जो कि NCERT में अलग अलग चैप्टर्स में है। तो जब अचानक से आप NCERT चैप्टर खोल के देखोगे ना,
तो उसमें आगे पीछे लगेगा आपको कि यार ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और वो चीज़ समझ नहीं आएंगी। ठीक तो है। जब आपका सिलेबस एक बार हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ जाओ। नेम्ड रिएक्शन को हमेशा याद कर लो। ठीक है। नेम्ड रिएक्शन को आपको हर हालत में याद करना है, ठीक है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर अब जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, जैसे मैं नोट्स बनाए थे, अब मैं उस पूरे नोट्स को रिवाइज कैसे करूँगा? नोट्स रिवाइज करना मुश्किल है। राइट। तो जो मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म था, जितनी बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ उस पर रेड बॉक्स बना दिया। ठीक है। सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म पे, उसके अलावा मैंने सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे रेड बॉक्स बना दिया। अब वो बार बार सिर्फ मुझे उसे रिवाइज करना है, और जो मैंने हिंदी में लिखा तो वो मुझे पढ़ना है, तो क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएंगे। राइट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का अप्रोच है। राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सिर्फ एक अप्रोच है, अच्छा। रट लो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा मैंने सजेस्ट की है, अगर आपको समझ में आ रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री बनी इसलिए है कि जो उनको समझ नहीं आया उन्होंने एक्सेप्शन बोल दिया। राइट। तो अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा है आप उसको रट लो, क्योंकि आपको नीट नहीं देख रहा है आपसे कि आप रट के आए हो या समझ के आए हो, क्योंकि आप उसकी डेप्थ में घुसोगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके कारण एक्सेप्शन बन रहा है। राइट। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना आप समझो, जो रीज़न दिया उसको आप पढ़ लो, अदरवाइज आप उसको रट लो। यही है, ये एक सिंपल सॉल्यूशन है कि एक सब्जेक्ट ये है, जैसे आपने बायो को पढ़ा है वैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो। राइट। तो आई थिंक काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। प्रेशर से कैसे डील करें टेस्ट देते हुए? तो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, 4-5 दे चुके हैं, 600 नंबर 580 से 600 की रेंज में अटक गए हैं, तो उस वाले प्रेशर से कैसे डील करें, क्योंकि वो डीमोटिवेट करता है। मैं 500 से 600 की बात नहीं कर रहा, मैं 500 की बात कर रहा हूँ। मेरे 500 नंबर आए थे जब टेस्ट दे रहा था मैं। अच्छा। थर्ड ड्रॉप में, तो मेरा मिनिमम 500 था और मैक्सिमम 670 था। ठीक है। तो अब जब 500 आपका आएगा और शायद 3-4 टेस्ट के बाद आया, तो गंदा सेटबैक होता है कि यार आप क्या पढ़ रहे हो। राइट। अब इस चीज़ को डील ऐसे ही करना है कि आप कभी भी एक टेस्ट में जंप नहीं करोगे। ठीक है। ग्रेजुअली जंप करोगे। और साथ में जो मैंने पहले बात बताई, मिस्टेक नोटबुक। तो अब मान लीजिए आपके इस टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ। 10 चैप्टर में से आप 7 चैप्टर रेडी करो, बस 3 चैप्टर को बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मतलब लेक्चर अटेंड किए हैं, आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस की हुई है, बट टेस्ट के लिए अपनी टेंशन मत लो। मुझे रखो कि हाँ मुझे 7 चैप्टर है ना, इनको मैं अच्छे से करता हूँ, 3 चैप्टर को मैं छोड़ देता हूँ। इन 7 चैप्टर्स में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक। इन 7 चैप्टर्स में आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया, कोई क्वेश्चन गलत किया, तो वो दिक्कत वाली बात है। उन 7 चैप्टर्स को आप ढंग से करो, गलतियाँ फिर भी होंगी। राइट। जो 3 चैप्टर आपने छोड़े उसके आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट फिर भी आते थे। ठीक है। जो आपने क्लास में रिवाइज किया था, बाई चांस आपने रिवाइज कर लिया था, कभी बाई चांस आपने कभी देख लिया था, वो आपने क्वेश्चन कर लिए। नहीं आता बिल्कुल छोड़ दो। 2-4 जो माइनर टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक मेजर टेस्ट जरूर आता है, जो कि 3-4 टेस्ट का सिलेबस मिला के होता है। अब उस टाइम पे आपने जो पहले चैप्टर से, हर टेस्ट में 10-10 चैप्टर आए थे, उसमें से आपने 7-7 चैप्टर कर लिए थे। बचे हर टेस्ट में 3-3 चैप्टर, मान लीजिए 3 चैप्टर के बाद 3 टेस्ट के बाद आया हो तो 9 चैप्टर बच गए। आपके 21 चैप्टर्स ऑलरेडी रेडी थे। आप उनको बस आपने अच्छे से पढ़ा हुआ था, आपने हौच पौच नहीं किया था। ये जरूरी है, उस टाइम हौच पौच नहीं करना कि पहले करते टाइम आपको ढंग से पढ़ना है, वो आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। तो बचे हुए जो 9 चैप्टर्स उस पर आप वहाँ पे फोकस कर पाओगे। अब वहाँ पे आपने फोकस कर लिया, टेस्ट दे दिया। ध्यान ये रखना है कि जितने आपने टेस्ट दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, भले आपने चैप्टर किया था या नहीं किया था, आपको जितनी गलतियाँ की हैं, आपने जितने सारे क्वेश्चन छोड़े हैं, आपको सभी को एक नोटबुक में रखना है, ताकि जब आप मेजर टेस्ट दो तो उन सभी गलतियों को आप रिवाइज कर लो और वो गलतियाँ नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। जो मेरे पिछले 2 सिलेक्शन में मेरी गलती थी ये कि मैंने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी, और ये सबको सजेस्ट करूँगा कि आप मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाएं। राइट। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो मिस्टेक नोटबुक आपके साथ थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहनी चाहिए, कि अगर आपके 550 नंबर है और आपके 650 नंबर होंगे, वो नोटबुक डिसाइड करेगा। क्योंकि आप एक साथ 100 चैप्टर्स, 98 चैप्टर्स है पूरे, वो रिवाइज नहीं कर सकते। थोड़े कम हुए हैं, अब तो कुछ कट हो गया है, बट ऑल दो फिर भी 90+ चैप्टर्स होंगे, तो वो आप एक साल रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 900 की, अगर पर चैप्टर भी अगर एवरेज 5 क्वेश्चन का भी लेते हैं, 400-500 क्वेश्चन है आपके पास, 400-500 क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो। राइट। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आपके वीक पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे, जो आपको आता था उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट मंथ 4 मंथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 700+ मार्क्स। 4 मंथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 700+ मार्क्स। कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उस टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल के हिसाब से आप पढ़िए। ठीक है। मान लीजिए मेरा 1 वीक बाद टेस्ट है, वो इस 1 वीक में पूरा पढ़ूंगा, 5 दिन में पूरा पढ़ूंगा, 2 दिन में रिवाइज करूंगा, ये टेस्ट दूंगा, टेस्ट की गलतियाँ लिखूंगा, साइड में रख दिया, नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा। फिर एक मेजर टेस्ट आएगा,
फिर उसकी मैं गलतियाँ लिखूंगा। और भले ही आपके 550 नंबर आ रहे हैं, मेरा लास्ट में एवरेज था मेरा 610 मार्क्स था सभी टेस्ट का मिला के एवरेज। अच्छा, जो आपका एंड में था। एंड में था कि किसी में 670 भी आए थे, किसी में 500 भी आए थे, तो सबका एवरेज मिला के 580 600 के आसपास रह जाता था हमेशा। तो 610 मार्क्स एवरेज था। और जो लास्ट के 50-60 नंबर होंगे ना, वो आपके जो मैंने बोला ना कि आपके एवरेज से जो अपर अबव जाओगे, वो आपके मिस्टेक नोट हो करवाएगी। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ ये, मतलब एज एन एस्पिरेंट आपके लिए सबसे बड़ा बून है ये। राइट। तो राइट। उसके बाद आप टेस्ट से ज्वाइन करो, एनसीईआरटी से स्टिक रहो। और एक बात जो बोल रहा हूँ, अपने सिलेबस को लिमिटेड रखो। दुनिया भर की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। राइट। आपको जो पढ़ना है आप उतना पढ़ना है जिसको आप रिवाइज कर सको। राइट। भले ही आप 700 में से, मतलब 720 नंबर का है, आप 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। 40 नंबर का है, 680 मार्क्स आपके पास अभी भी थे। राइट। आप उसमें अपने उस 10 क्वेश्चन के चक्कर में अपने दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी जो आपके 680 मार्क्स में से कम करवा गया। राइट। राइट। इन बातों को ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होता है। राइट। तो आई थिंक ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेबस से स्टिक करना है, एनसीईआरटी स्टिक रहना है, उसी को रिवाइज करना है। राइट। राइट। अच्छा, असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट, तो उसके लिए स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे? क्या कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, या ये कि एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से तो हो जाएगा? देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आप फिजिक्स में जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर ये दिक्कत थी, मेरे क्वेश्चन माइंड में नहीं आते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं, हाँ, तो आप वो क्वेश्चन वहाँ जरूर पूछें, या उस क्वेश्चन को जरूर कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढें। ठीक है, कि ये जो मैंने चीज़ें पूछी है, जो मेरे माइंड में आया, उसका सॉल्यूशन क्या है। राइट। ये मेरी कमी थी कि मैं क्वेश्चन रेज नहीं कर पाता था, मतलब माइंड में आते नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको जो एनसीईआरटी, भले ही आप चैप्टर फिजिक्स से ना रीड कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने समझा है, अगर आपकी समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर की हर एक लाइन आपको समझ में आ रही है, हाँ, फिजिक्स में, तो आपको चैप्टर रेडी है कॉन्सेप्ट वाइज, आपके असर्शन रीजन सारे हो जाएंगे, उसमें से सारे असर्शन रीजन हो जाएंगे 101%। राइट। मैं श्योर हूँ उस चीज़ को लेकर। राइट। केमिस्ट्री और बायो में सिर्फ ये है कि आपको उसको हर एक लाइन को ऐसे पढ़ना है कि अगर आप क्वेश्चन में लाइन पढ़ो ना, हाँ, तो आपको याद हो जाए कि इसके बाद ये वर्ड था, इसके बाद ये वर्ड था, यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे नॉट नहीं था। एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ देनी है आपको, मतलब आपके पास पिक्टोरियल मेमोरी हो जाए कि इस टाइम यहाँ जो लाइन लिखी हुई है ना, इसके ऊपर ये लाइन है, इसके नीचे ये लाइन है, इसके राइट में ये डायग्राम है, लेफ्ट में ये डायग्राम है, और इसलिए रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। राइट। तो आई थिंक एनसीईआरटी को एकदम विजुअलाइज होना चाहिए, विजुअलाइज कर सको आप, ऐसा आपको करना है जी। राइट। अच्छा, आप कितने मार्क्स स्कोर करते थे अपने मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में बताया मैंने कि 500 नंबर भी था मेरा, और 670 भी था, बट एट एन एवरेज 580 600 राइट था। तो इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक मिस्टेक नोटबुक जो था आपका, वो बहुत काम किया। मतलब एक इंसिडेंट बताऊंगा कि जब मैंने वो कॉपी खरीदी थी ना, जो नोटबुक थी मेरी, जिसमें मिस्टेक लिखना शुरू किया था, तो उस पर लिखा था कि परसिवियरेंस इज फेलिंग 19 टाइम्स एंड गेटिंग सक्सीड 28 टाइम। अच्छा, मैं बोला कि हाँ, ये मेरे लिए कोई सिंबल है, ये मेरे लिए मेरी नोट होगी। तो उसमें मैंने मिस्टेक। राइट। ठीक है। तो आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे, हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा चला, तो कवर ही हो गए। एक लास्ट एडवाइस, जो करंटली अभी नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो ड्रॉपर है, 11th में है, 12th में है, क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? मैं उनको ये देना चाहूँगा एडवाइस कि यार, लाइफ में नीट सब कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं। राइट। आप दुनिया को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो। राइट। मतलब ये स्पेशली इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्ट होते हैं अभी, और आप कोशिश करो, कोई बात नहीं है, ऐसे बच्चे भी हैं जो 6 साल 7 साल ड्रॉप के बाद आते हैं। राइट। हमारे बैच में भी है, हमसे पहले वाले बैच में भी है। और अगर आपको लग रहा है कि यार वर्थ नहीं है इतना, तो छोड़ दो, दैट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि लाइफ में 20 लाख, मतलब इसमें 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। राइट। अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट, बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, मैं 7 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे 300 नंबर से आगे बढ़ नहीं रहे, सो इट विल बी कि हाँ, मैं इसके लिए ना बना हूँ। राइट। जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ को करो। राइट। एक ये सजेशन रहेगा। दूसरा सजेशन है, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी भी, और जो चाहते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो बच्चे जो कि गिव अप करना चाहते हैं, उनके लिए मतलब मैंने पहले सजेस्ट कर दिया, जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये रहेगा पढ़ाई के हिसाब से, एनसीईआरटी से स्टिक रहना यार। एनसीईआरटी के बाहर जितनी चीज़ें देखोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट इस टाइम पे अगर आप टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट, तो बहुत क्रूशियल है। अच्छा, नीट प्रेप से भी आपने कुछ नीट प्रेप का मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था जब थर्ड ड्रॉप में था। राइट। तो उस टाइम पे क्विजेज होते थे और टेस्ट सीरीज अवेलेबिलिटी फ्री अवेलेबल थी, और साथ में गाइडेंस की वीडियो आती रहती थी अपने चैनल पे, नीट प्रेप पे चैनल पे, कपिल सर करना ऐसे, कपिल सर की, हाँ, वीडियोस फॉलो करता रहता था। फिर उसके बाद सर ने जब कट ऑफ क्या आता था,
कट ऑफ का पूरा डिटेल एनालिसिस आता था सर का, Right, इतने बाद ये रैंक मिला, इतने पे ये मिला, इतने पे ये Right, मिला, right, जब right. रिजल्ट आता था। राइट तो उस टाइम पे मैंने बहुत फॉलो की नीट Right, प्रेप को। right, उसके बाद मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका इंटरव्यू है नीट प्रेप के ऊपर। राइट आई थिंक वो इन वन वे और दी अदर पार्ट रहे होंगे। हाँ तो व्यूअर्स ये थे विकास, और आई थिंक जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है इनकी। अगर आप देखोगे तो 3 बार ड्रॉप लेना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, फादर स्ट्रगल करते थे, मम्मी स्ट्रगल करती थी, बट हाँ जो एजुकेशन में कमी थी वो कभी नहीं रही, और इन्होंने अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क दिया। एंड आज के टाइम में लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, और क्रिकेट को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं। तो आई थिंक आप इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं कि लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। और आई थिंक जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि जो नीट है ना, वो लाइफ नहीं है। डोंट मेक दिस एग्जाम योर लाइफ, राइट, योर एंटायर लाइफ। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। विकास से पूछ के हम रिप्लाई करेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ फॉलो नीट प्रेप। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।